Welcome to Mock 3, Paper 2 discussion. We have already seen Mock 1, Mock 2. Hopefully now you must be in tune with the number of questions, the type of questions that come in the examination. इस मॉक में ध्यान दीजिएगा कि क्या आता है क्या नहीं आता है आपको पता होना चाहिए पहले, और 2 मॉक हो चुके हैं तो इसलिए अभी तक आपके दिमाग में आ गया होगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैसेज आ रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन है, वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए है। तो इसलिए अच्छे से आप तैयार रहिए। ओवरऑल फिर से एक बार देखें कि 2010-11 में कट ऑफ था 198, 2012 में 209 और पिछली बार उम्मीद थी कि 2230 के आसपास गया हो कट ऑफ, 40 तक भी हो सकता है वो। तो इसलिए कट ऑफ्स अच्छे खासे हैं। पेपर 2 इज द मेन सोर्स टू स्कोर मार्क्स। पेपर 1 में लोग 100 के आसपास भी पा रहे हैं, अच्छा नंबर है। पेपर 2 में 150 तक लोग बहुत आराम से पा जा रहे हैं, बहुत सारे लोग। आप भी 130 प्लस 90 100 इधर और 130 40 इधर लगाए तो खैर ओवरऑल अंदर हो सकता है आपका एग्जाम। और मेंस देने के लिए प्रीलिम्स निकालना जरूरी है, इसलिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि इसमें कुछ जो है आप ढील बरतें, और अच्छे से प्रिपेयर करिए। और देखते हैं इस बार मॉक 3 के क्वेश्चंस। पहला धारावी को लेके है, धारावी को लेके अनुच्छेद दिया हुआ है ये पूरा। देखते हैं कि इनमें कहाँ पे हम क्या निष्कर्षित कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। फिर से वही पुरानी बात रिपीट करूंगा कि जो है जहां पे क्वेश्चन का आंसर दिया, जहां पे क्वेश्चन वाले शब्द दिए वही ना पकड़िए, समझिए क्या बोलना चाह रहा है। एक ही सेंटेंस का कई तरह से मतलब नहीं हो सकता है, और अगर कुछ तरीके से हो सकता है तो कई तरीके से नहीं हो सकता है। तो किस तरह का जो है कथन उन्होंने पूछा है, ध्यान देने वाली चीज है। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कहता है कि जोसेफ कैंपाना ने धारावी की यात्रा की है। अगर देखें तो क्या इस तरह का कुछ निष्कर्ष निकल रहा है? जोसेफ कैंपाना ने लिखा है क्या, उन्होंने क्या यात्रा की इस बारे में दिया हुआ है? इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। धारावी आत्मनिर्भर है, धारावी की आत्मनिर्भरता पे कहीं पे कोई टिप्पणी ही नहीं है, तो इसलिए यह वाला कथन भी अनुसरित नहीं किया जा सकता। अतः 1 और 2 दोनों के दोनों मान्य नहीं है दिए हुए परिच्छेद में। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? धारावी एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती नहीं है। खैर अगर हम देखें तो बहुत लंबे समय तक अगर पहला ही स्टेटमेंट है, पहला ही कथन है जहां पे दिया हुआ है, ये रहा आपका दूसरे पैराग्राफ का पहला, बहुत लंबे समय तक धारावी एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती के रूप में चर्चित रहा है। वर्तमान में यह सत्य नहीं है, किंतु फिर भी यह एक लोकप्रिय विषय है, लगभग प्रत्येक घर। तो अगर यह कथन अगर आप देखें तो इस हिसाब से धारावी एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती नहीं है। तो अब कहा जा सकता है ये धारावी के बारे में अत्यधिक लिखा गया है। अगर हम देखें अगर हम पूरे जो है परिच्छेद को देखें तो कई जगह यह उल्लेखित है कि धारावी पे कई कृतियां लिखी गई हैं, तो इस कारण ये कहा जा सकता है कि इस पे अच्छा खासा लिखा गया है। धारावी द सिटी विद इन अपनी तरह का पहला प्रयास नहीं है। अगर देखा जाए तो यह पुस्तक धारावी पे लिखी गई है तथा इसमें कल्पना शर्मा के साहित्यिक प्रयास से भी कुछ उदाहरण लिए गए जो कि धारावी के बारे में है, तो पहला प्रयास नहीं है, यह सही बात है। धारावी में कुछ भी विशिष्ट नहीं है। क्या इस बारे में कहा गया है? बल्कि काफी विशिष्टताएं हैं वहां पे, कुछ भी विशिष्ट नहीं है, यह कथन असत्य है। तो इसलिए जबकि हमें चाहिए कि क्या असत्य है, तो सी ऑप्शन असत्य खड़ा होता है यहाँ। दूसरा, ऊर्जा में नियामक। आजकल काफी ज्यादा देख रहे हैं हमारे देश में ऊर्जा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और ऊर्जा की आगे जरूरत काफी तेजी से बढ़ रही है, और यहाँ पे नियामक बहुत अच्छे होने चाहिए, प्रबंधन बहुत अच्छा होना चाहिए। देखते हैं कि इस बारे में आगे क्या बोला जा रहा है। तो परिच्छेद के अनुसार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशक्त और निष्पक्ष नियामकों की आवश्यकता क्यों है? खैर कुछ ये चीज आप सोच भी सकते हैं, लेकिन आप परिच्छेद के अनुसार ही सोचें। कई पॉइंट जो आप सोचें वो जनरल पॉइंट होंगे, लेकिन हो सकता है परिच्छेद में कोई स्पेसिफिक पॉइंट दिया हो। इसमें नियामन हेतु कई मुद्दे होते हैं। अगर पहला देखें तो बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है, क्योंकि कहता है कि विकास पर इन मुद्दों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, और इसके हेतु एक सशक्त नियामक की आवश्यकता है, विभिन्न नियमों की नहीं। तो इसमें नियमन हेतु कई मुद्दे हैं, नहीं कहा जा सकता। उत्पादन कंपनी अप्रत्याशित रूप से आय मूल्यों में परिवर्तन का भार से ग्रस्त हो गई।
तो अगर देखा जाए क्या पूछा है, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशक्त और निष्पक्ष नियमों की आवश्यकता क्यों है, क्या इस वजह से है? ये ऐसा कोई रीजन नहीं आता कि जो है उत्पादन कंपनियां अप्रत्याशित रूप से आय मूल्य में परिवर्तन का भार से ग्रस्त हो गई हैं। फिर देखें सी ऑप्शन है डी, उत्पादन कंपनियां हानि नहीं उठाना चाहती हैं, ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है और ऐसा कहीं निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता। वैसे हम जानते कोई नहीं क्या कहते हैं हानि उठाना चाहता है, पर क्या हमारे परिक्षेत्र से इस तरह का कोई निष्कर्ष निकलता है? करता ही नहीं। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ग्राहकों और उत्पादन कंपनियों दोनों की अभिरुचियों सरकारों में संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। खैर हाँ, ये जरूरी है और इसीलिए हमें नियामक चाहिए, इसीलिए हमें निष्पक्ष और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशक्त नियामक चाहिए, क्योंकि ग्राहकों और उत्पादन कंपनियों की अभिरुचि सरकारों में संतुलन स्थापित करना बहुत जरूरी है और उसी से ही आगे की चीजें इसमें स्थिर होंगी। मुंद्रा परियोजना की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, परियोजना में प्रयुक्त कोयले पर अधिक आयात कर लगा। अगर देखा जाए तो इसमें बोला गया है कि इंडोनेशिया ने निर्यात कर लगाया, तो आयात कर का यहाँ सवाल नहीं होता। परियोजना में महंगे कोयले का आयात हुआ, अब अगर वहां से निर्यात बढ़ा है तो यहाँ पक्की बात है कि परियोजना में महंगे कोयले का आयात हुआ। परियोजना में ऊर्जा का मूल्य पूर्व निर्धारित हुआ था। तो अगर आप परिक्षेत्र सही से पढ़े तो सीधे सीधे दिया हुआ है, आसान प्रश्न है ये, और दूसरा और तीसरा विकल्प कथन इसमें सही मान्य है। ये दूसरा हमारे पास परिक्षेत्र था। तीसरा भारतीय लोकतंत्र की हमारी प्रतिरोधक क्षमता पे है, और खैर हम जानते भी हैं कि काफी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है हमारे भारतीय लोकतंत्र की। निम्नलिखित में से किस कारणवश भारत की संसद की कुश्ती के खेल से तुलना गलत है? अब अगर देखा जाए तो क्यों, आखिर अगर आप सबसे अंतिम लाइन पढ़ें तो विशेषतः संसद की जो वर्तमान में कुश्ती के अखाड़ों का समरूप बन चुकी है, वास्तव में यह तुलना कुश्ती के खेल का अपमान होगा, क्योंकि यह खेल कुछ तय नियम तथा कायदे से संचालित किया जाता है। ध्यान दीजिए, तुलना कुश्ती के खेल का अपमान होगा क्योंकि यह खेल कुछ तय नियम तथा कायदे से संचालित किया जाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी, और यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हमारे संसद में जो नियम और कानून है वो नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शन है वो देखा जाए, निम्नलिखित में से किस कारणवश भारत की संसद की कुश्ती के खेल से तुलना गलत है? संसद संविधान के अनुसार संचालित होती है, हम इसको लिंक नहीं बैठा पाएंगे। कुश्ती एक खेल है, जी हाँ, पर एक खेल है, पर पूछा है किस कारणवश इस खेल से तुलना गलत है? संसद के निरे आकार के कारण, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। नियमों और नियमावलियों का अभाव, जी हाँ, हमारे पास हमारे संसद में उनका अभाव है, जबकि साफ साफ दिया है कि कुश्ती के खेल में तो कुछ नियम के अनुसार ही खेला जाता है। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है आवश्यक सुधार प्रयासों के संदर्भ में संदेह। अगर आगे प्रश्न देखें, कौन सा कथन परिच्छेद में उल्लेखित विश्वास के अभाव की व्याख्या करता है? लेकिन अगर आप देखें तो विश्वास के अभाव के बारे में कहा गया है हमारे परिच्छेद में, लेकिन इसके कारणों का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। तो आवश्यक सुधार प्रयासों के संदर्भ में संदेह नहीं कहा जा सकता, निरंतरता तथा परंपराओं में विश्वास का अभाव नहीं कहा जा सकता, लोक प्रतिनिधियों में विश्वास का अभाव नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए हमारे पास अतः उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्योंकि दिया ही नहीं है, विश्वास के अभाव के बारे में दिया है, लेकिन क्या उसके बाद उसको क्यों हो विश्वास का अभाव है इस बारे में कुछ नहीं है। अब अगला आता है भारत में जो हमारे प्रेस की फ्रीडम जो है, प्रेस की स्वतंत्रता है, इस पे जो है एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत को 40वां स्थान मिला। इस बारे में है कुछ भारत का आंकलन दिया हुआ है, और अगल बगल हमारे कुछ देशों से उसका एक तुलनात्मक अध्ययन भी दिया हुआ है। परिच्छेद के अनुसार हमारा समाज निरंतर असहिष्णु होता जा रहा है, या असहिष्णुता संबंधित है। किससे असहिष्णुता संबंधित है? अपने मत और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता से, सीमा रहित काल में प्रतिबंधों की कमी से, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और देशों की प्रायोजित भाषणों से, या इनमें से कोई नहीं। तो आखिर हमारे परिच्छेद किस चीज के लिए दिया है? हमारी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। तो प्रेस की स्वतंत्रता मतलब हमें अपने मत और विचार करने की स्वतंत्रता से। तो इसलिए सीधा सीधा आप रख सकते हैं, इसमें मुश्किल प्रश्न नहीं है। भारत में परिच्छेद साफ साफ स्पष्ट करता है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जाता है और लगातार असहनशील होते समाज पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसके कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं की जा रही। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
अंतरराष्ट्रीय सूचकांक के अनुसार नेपाल में भारत से अधिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। देखिए, नेपाल दिया हुआ 128वें स्थान पे है, भारत दिया हुआ 140वें स्थान पे है। तो इसलिए ध्यान यह है कि और यह सूचकांक किस आधार पर बनाया गया है, बिल्कुल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर बनाया गया है। तो इसलिए कह सकते हैं कि नेपाल में हमारे यहां से ज्यादा स्वतंत्रता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की रेटिंग विश्वसनीय नहीं है। अगर आप पढ़ें तो कहा परिच्छेद कहता है कि यह रेटिंग कई बार राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। तो अगर ऐसा है कई बार, तो रेटिंग विश्वसनीय है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रेटिंग विश्वसनीय नहीं है ऐसा पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। क्या हर बार होता है? यह ऐसा नहीं है। तो इसलिए यह हट गया। अमेरिका में भारत से अब अधिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अमेरिका के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और भारत के साथ तुलनात्मक नहीं की गई है। तो इसलिए इस कथन को आप नहीं निष्कर्षित कर सकते। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन, एक ही केवल सही है। तो ये हमारे पहले 4 परिच्छेद थे। ध्यान दें, परिच्छेदों को ध्यान से पढ़ें, उनमें देखें कि क्या अक्सर बीच में, लाइन के बीच में से आ जाते हैं निष्कर्ष, वो ध्यान देने वाले हैं और अपने आप से कोई निष्कर्ष ना निकालें। जैसे यहाँ अमेरिका की भारत से अधिक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, हम जानते हैं सच्चाई में वैसे है, लेकिन परिच्छेद के अनुसार ऐसा कुछ नहीं वर्णन है। अब शुरुआत करते हैं प्रश्न 9 से। रीजनिंग जरूरी है। ये भाग पूरे पेपर में आपको 8 से 10 प्रश्न मिलेंगे भी इस भाग से, और थोड़ी सी समझ लगाइएगा। मुश्किल नहीं होते बिल्कुल सवाल। जो कथन दिया है उस कथन में क्या कहना चाह रहा है, जैसे हमने आपसे लिया या आपको दिया, मैं आप पे आश्रित हूं या आप हम पे आश्रित है, इसी तरह से कुछ शब्दों का खेल होता है। प्रश्न में दिया होगा, कथनों में दिया होगा कि ए बी पे आश्रित है, और उत्तर में विकल्पों में पूछा होगा बी ए पे आश्रित हो सकता है या ए आश्रित हो सकता है। ज्यादातर प्रश्न उल्टा कर देते हैं या हो सकता है वह जैसा शब्द लगा दिया जाता है। होता क्या है इससे कि कुछ चीजें पक्का कही जा सकती हैं कि नहीं कही जा सकती हैं, यही आपको देखना है कथनों से। संचार में प्रेषक और अभिग्राही की आवश्यकता होती है। संचार में हमें प्रेषक और अभिग्राही की आवश्यकता होती है। प्रभावी संचार हेतु प्रतिपुष्टि अत्यधिक आवश्यक होती है। संचार सुविचारित भी हो सकता है। अब हम आते हैं इसके कथनों पे जो इन्होंने दिए हुए हैं। पहला कहता है कुछ संचारों में अभिग्राही नहीं होता है। क्या कहा जा सकता है इसमें? अगर देखा जाए संचार में प्रेषक और अभिग्राही की आवश्यकता होती है, तो कह रहा है, और बल्कि प्रश्न विकल्प एक कहता है संचारों में अभिग्राही नहीं होता है। गलत। प्रतिपुष्टि में अभिग्राही होता है। अगर देखा जाए तो कथन 2 कह रहा है प्रतिपुष्टि के बारे में, कथन 1 कहता है अभिग्राही के बारे में। इन दोनों के बीच कोई लिंक भी नहीं दिया है, इसलिए बी भी नहीं कहा जा सकता। प्रतिपुष्टि संचार को प्रभावित करती है। अगर देखा जाए तो दूसरा कथन कहता है प्रभावी संचार हेतु प्रतिपुष्टि अत्यधिक आवश्यक होती है। तो यानी कि वह प्रभावित करती होगी, बिल्कुल सही। यानी कि कथन सी, इससे हम अनुसरित कर सकते हैं या इससे निष्कर्षित कर सकते हैं। प्रेषक बिना किसी विचार के भी संचार प्रारंभ कर सकता है। संचार में प्रेषक और अभिग्राही की आवश्यकता होती है। संचार सुविचारित भी हो सकते हैं। प्रभावी संचार, इसमें अगर देखा जाए तो कहीं भी इस तरह की बात नहीं दी हुई है। तो इस तरह से डी ऑप्शन कटे। अब हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, पूरा आसान सा सेट है। देखा जाए तो सीधे सीधे प्रश्न है ये, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। दिया हुआ है हमारे पास एक बार आरेख है जिसमें मीडियम और हैवी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2008 से 2012 की समयावधि में पैसेंजर और मालवाहक वाहनों के उत्पादन को प्रदर्शित करता है। ये देखिए, ये हमारे पास आरेख है 2008 से लेकर 2012 तक आते हैं। दी गई समयावधि में कितने वर्षों में पैसेंजर और मालवाहक कुल उत्पादन के पूर्व वर्ष की अपेक्षा कम से कम 10% की वृद्धि हुई है। कुल देखा जाए तो 2008 में 392, 2009 में 366, 2010 में 440, 2011 में 470 और 2012 में 515। तो 392 से 366, तो इस वर्ष तो गिरावट हुई है, तो इसलिए 10% वृद्धि का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। 366 से 440 वृद्धि हुई है और पक्का 10% से ज्यादा है, तो एक वर्ष यह हुआ। 440 से 470 30 की वृद्धि हुई है, लेकिन पूछा गया है कि कम से कम 10% यानी कि 44 की होनी चाहिए, तो इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता।
470 से 515 45 की वृद्धि हुई है और 10% होता है 47, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए एक ही वर्ष ऐसा है जिसमें 10% की वृद्धि हुई है। तो हमारे पास बी उत्तर सही। पहले 3 वर्षों के दौरान पैसेंजर वाहकों के कुल उत्पादन के सापेक्ष अंतिम 3 वर्षों, ध्यान दीजिएगा, पहले 3 वर्षों के दौरान पैसेंजर वाहकों और अंतिम 3 वर्षों के दौरान माल वाहकों। प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन यही है कि कई बार जल्दीबाजी में लोग पहले 3 वर्ष पैसेंजर देख लेंगे और पहले 3 वर्ष मालवाहक देख लेंगे, तो इसलिए उसमें गलती हो सकती है। तो पहले 3 वर्ष पैसेंजर अगर हम इनका योग देखें तो आता है 418, और अगर मालवाहकों का देखें तो 310, 300 और 350, यानी कि 960। तो इनके बीच का फर्क हुआ 542। तो हमारे पास सही उत्तर आ गया सी। दी गई समयावधि के दौरान पैसेंजर वाहन का कुल उत्पादन मालवाहक वाहन के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो पैसेंजर वाहन का कुल योग अगर देखें तो कितना हुआ, 753 आएगा, और मालवाहकों का अगर देखें तो हमारे पास आता है 1430। तो 753 1430 का कितना प्रतिशत है? खुद भी ध्यान दे सकते हैं, 1430 का आधा होता है 715, तो 50% से ज्यादा ही है। अच्छा, 50% से कितना ज्यादा है? 715 से 753 में से 38 दूर है, तो 14 गुणे 3 42 होता है, यानी कि 3% से कम है। 50 से ज्यादा और 50 धन 3 से कम, तो यानी कि 50 से ज्यादा है, 53 से कम है। ये मैं थोड़ा और एक तरीका बता रहा था आपको कि देखते ही आप बता दें कि कितना प्रतिशत है, क्योंकि ए बी सी डी में थोड़ा अंतर है, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है। तो आंसर आएगा, या आप सीधे 753 बटे 1430 गुणे 100 निकाल के आप सीधे निकालें, ये थोड़ा रॉ तरीका होगा। 2013 में यदि पैसेंजर और मालवाहक वाहनों का उत्पादन क्रमशः 40 और 20% बढ़ गया, तो 2012 की तुलना में 2013 में पैसेंजर और मालवाहक वाहनों के कुल उत्पादन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो अगर देखा जाए तो 2013 में इतनी वृद्धि हुई है, तो 2013 में पैसेंजर में 40% की वृद्धि, यानी कि 2013 में 2012 की तुलना में कुल हो जाएगा 165 गुणे 1.314, और मालवाहक जो कि 350 का स्तर था 20% वृद्धि, यानी कि 1.2 से उसको गुणा करें तो कुल आता है इससे 651, और 2012 में कुल मालवाहक और पैसेंजर का कुल था 515। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? सीधे निकाला जा सकता है, 651 में से 515 घटाइए बटे 515 गुणे 100, तो आपका आंसर आता है 26.41%। दी गई समयावधि में किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में पैसेंजर और मालवाहक के कुल उत्पादन में न्यूनतम परिवर्तन हुआ? देखिए, न्यूनतम परिवर्तन हुआ, तो अगर देखा जाए तो 2009 में 366 हो जाता है, और 2008 में बल्कि इससे ज्यादा था, जिससे कि 2009 में ही खाली कम हुआ, तो यानी कि 2009 ही एक आंसर है। मुश्किल प्रश्न है नहीं, यहाँ पे आराम से आप कर सकते हैं, थोड़ा स्थिरता से करिएगा, प्रश्न जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न आसान है, लेकिन कई बार आगे का 3 पीछे का 3 कुल पूछ लिया योग। अब यहाँ पे जैसे से पूछा है उत्पादन न्यूनतम परिवर्तन हुआ, कई लोग सोचेंगे न्यूनतम कब है, ध्यान दिए न्यूनतम परिवर्तन पूछा है, वैसे एक ही साल नीचे गया तो उसी साल न्यूनतम परिवर्तन हुआ। अब पूछता है, एक घन जिनके 6 फलक 6 विभिन्न रंगों काला, भूरा, हरा, लाल, सफेद और नीला से रंगे हुए एक मेज पर रखा हुआ है। हरे और नीले फलक ना तो सबसे ऊपर है और ना ही सबसे नीचे। तो अगर देखा जाए तो हरा और नीला फलक ना तो सबसे ऊपर है ना तो सबसे नीचे है, तो इसका मतलब हरा और नीला फलक साइड में कहीं पे। नीला फलक सफेद के विपरीत नहीं है, तो कहता है नीला सफेद के विपरीत नहीं होती, यानी कि नीला साइड में है सफेद के, तो नीला अगर इस तरफ है तो सफेद किसी भी तरफ हो सकता है, ऊपर भी, साइड में और नीचे भी, तो इनमें से इन चारों में से किसी भी जगह हो सकता है। भूरा फलक सफेद फलक के बगल में है, कहता है भूरा फलक सफेद फलक के बगल में है। इसके पहले एक कथन और, हरा फलक काले फलक के विपरीत है। अब कहता है हरा काले के विपरीत है, तो यानी कि हरा और काला भी या तो साइड में है या ऊपर नीचे है, बस यही हमें पता करना है कि यह साइड में है या नीचे है।
अच्छा, इससे अगर हम पिछले स्टेटमेंट पे जाएं जो कहता है हरे और नीले फलक ना तो सबसे ऊपर है और ना ही नीचे, यानी कि ये साइड में है, तो इसका मतलब हरा फलक के उल्टे है, विपरीत है काला फलक, यानी कि काला फलक भी साइड में है। तो हमारे पास तीन साइड में आ गए, काला, नीला और हरा। अब इन्हीं तीन से अगर हम और आगे देखें कि क्या हो सकता है, इसके बाद कहता है नीला फलक सफेद के विपरीत नहीं है, तो यानी कि नीला अगर सफेद के विपरीत नहीं है तो अब ऑप्शन ही नहीं बचा, काला और हरा बगल में है, तो अगर साइड में देखा जाए तो यही चार हो सकते हैं, तो सफेद ऊपर गया होगा कहीं या नीचे जा रहा होगा। भूरा फलक सफेद फलक के बगल में है, ध्यान दीजिए, भूरा फलक सफेद फलक के बगल में है, तो अगर सफेद फलक ऊपर है या नीचे है तो भूरा फलक साइड में आ जाएगा। तो यानी कि बचा क्या, सफेद और लाल। लेकिन सफेद और लाल के बारे में हमें यह नहीं दिया है कि वह ऊपर है या नीचे है, बट यह पक्का कहा जा सकता है ऊपर नीचे सफेद और लाल है। तो सफेद और लाल या तो ए या तो बी। अब अगले दो प्रश्नांश है हमारे पास। अनिल नेहा का बेटा है जो मीनल की माता है, श्रेया मीनल की बेटी है, अमर जो सुमन का पिता है, टीना से विवाहित है जो अनिल की बहन है, सुमन रेखा का भाई है। अगर हम इस पे देखें तो हमारे पास यह इनके फैमिली का चार्ट बनता है। आप लाइन बाय लाइन अगर उसको पढ़ते जाए तो मुश्किल नहीं होगा बहुत ज्यादा हल करना। अनिल नेहा का बेटा है, तो नेहा और अनिल, अनिल बेटा है यानी कि वह पुरुष, तो ये पुरुष हो गया। इसके बाद कहता है जो मीनल की माता है। अब नेहा मीनल की माता है यानी कि मीनल पुरुष है या स्त्री इस बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन नेहा के बारे में कहा जा सकता है वह स्त्री है। श्रेया मीनल की बेटी है, श्रेया मीनल की बेटी है, तो मीनल की बेटी श्रेया। अब बेटी मतलब स्त्रीलिंग, तो हमारे पास अभी तक यह चार्ट तैयार है। अमर जो सुमन का पिता है, टीना से विवाहित है। अमर सुमन का पिता है जो कि टीना से विवाहित है, जो अनिल की बहन है। अनिल की बहन हुई टीना, यानी कि नेहा की पुत्री टीना, इनसे विवाहित है अमर। अब अमर इस हिसाब से पुरुष हुए और इनकी पुत्री है सुमन, इनकी सुमन रेखा का भाई है, तो इसलिए पुत्र हुआ सुमन, माफ कीजिएगा। और रेखा क्या हुआ इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि भाई है तो एक बहन का भी भाई हो सकता है और एक पुरुष का भी भाई हो सकता है, एक स्त्री का भी भाई हो सकता है। तो इस तरह से ये हमारे पास चार्ट तैयार है। तो सुमन रेखा की बेटी से किस प्रकार संबंधित है, तो सुमन रेखा की बेटी से किस प्रकार संबंधित है, तो इस तरह से सुमन, शायद प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है, सुमन रेखा की बेटी, रादर मीनल की बेटी से पूछा गया है प्रश्न, तो देखा जाए मीनल की बेटी से, तो इस तरह से किस तरह से हुआ, वह चचेरे भाई बहन लग रहे हैं, यानी कि कजन हुए, तो इसलिए 16 का सही उत्तर होगा सी, चचेरा भाई। ध्यान दीजिएगा, इसको सही किया जा सकता है, रेखा की बेटी से नहीं, प्रश्न है मीनल की बेटी से। अमर अनिल से किस प्रकार संबंधित है, अब देखा जाए अमर अनिल से किस प्रकार संबंधित है, तो किस तरह से हुआ, साले जीजे वाला रिश्ता है, तो इसलिए कहा जा सकता है 17वां का उत्तर है बी, जीजा। अब हमारे पास अगला प्रश्न। अखिल, नीलेश, दीपक, बब्बन और चंदू एक खेल के मैदान में उत्तर की दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। नीलेश बब्बन से 60 मीटर दाईं ओर खड़ा है। बब्बन नीलेश 60 मीटर दाईं ओर खड़ा है। अखिल दीपक से दक्षिण दिशा की ओर 80 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो अखिल दीपक से, तो अभी अखिल और दीपक के बारे में नहीं था, नीलेश अखिल से पश्चिम की दिशा में 40 मीटर दूर खड़ा है, तो 40 मीटर दूर अखिल से, तो अखिल और दीपक के बीच का भी दिया हुआ है, तो दीपक से 80 मीटर दूर दक्षिण की दिशा में खड़ा हुआ है, इस तरह से बन गया है। नीलेश की बाईं ओर खड़ी उत्तर पूर्व दिशा में इनमें से कौन सा खड़ा है, तो नीलेश से बाईं ओर उत्तर पूर्व की दिशा में कौन खड़ा हुआ है, आप सीधे देख सकते हैं कौन है वो, दीपक। अगले 3 प्रश्नांश हमें देखना है कि ये जो है 1901 से लेकर 1905 तक ये 5 कांग्रेसी नेता और उसके बाद
5 हमारे पास शहर भी दिए हुए हैं। उस व्यक्ति ने जो 1900, अब एक बार देखा जाए कि किस तरह से इसको हल किया जाएगा। 1901 से लेके 1905 तक का चार्ट आप तैयार करिए। कहता है कि उस व्यक्ति ने जो 1902 में चुना गया सत्र की अध्यक्षता की जो अहमदाबाद में हुआ था, तो यानी कि 1902 वाला अहमदाबाद में हुआ। इसके बाद मोहन जो 1905 में नहीं चुना गया था, उस सत्र की अध्यक्षता की जो मद्रास में हुआ था, यानी कि मोहन और मद्रास साथ में है और 1905 में नहीं है, यानी कि 1, 2, 3, 4 में हो सकते हैं, 2 में भी नहीं होंगे क्योंकि अहमदाबाद पहले बताया जा चुका है। तो हमारे पास मोहन और मद्रास 1, 3 या 4 में ही होंगे। एडुल जी और सुरेश क्रमशः 1901 और 2 में चुने गए थे, तो 1901 में एडुल जी और 1902 में सुरेंद्र। तो 1901 भी इस तरह से यहां से कट गया, तो मोहन मद्रास 1903 या 1904 में होंगे। बॉम्बे में हुआ सत्र कलकत्ता में हुए सत्र से 3 वर्ष पूर्व हुआ था। ध्यान दीजिए, बॉम्बे में हुआ सत्र कलकत्ता से 3 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि 2 ही तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये युग्म होंगे 1901-4 या 1902-5। अब 1906 तो है ही नहीं, तो यानी कि अगर 3 वर्ष का अंतर है तो 1901-4 या 2-5 में से ही होगा। अब देखें, 1-4 हो सकता है या 2-5। 2-5 नहीं हो सकता क्योंकि 2 में अहमदाबाद में हुआ पड़ा है, तो यानी कि 1-4 ही होगा। तो 1 में बॉम्बे में हुआ और 4 में कलकत्ता, क्योंकि 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। अब 4 में कलकत्ता में हुआ तो बचा मोहन मद्रास, 1903 में बचा मोहन और मद्रास। तो 5वां बचा अपने आप हो गया बनारस। गोपाल ने उस सत्र की अध्यक्षता की जो बनारस में हुआ था, तो गोपाल ने अध्यक्षता की बनारस में, तो इस वजह से चंदा हुई कलकत्ता। तो 1901 से लेके 5 तक का हमारे पास कुल ये सिनारियो आ जाता है। जो व्यक्ति 1901 में चुना गया था ने किस सत्र की अध्यक्षता की, शायद अब बहुत मुश्किल नहीं होगा, बॉम्बे की। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चुनाव का वर्ष, सत्र का, शहर का संयोजन सही नहीं है? इनमें से देखा जाए तो कोई नहीं। मोहन को किस वर्ष चुना गया था, चार्ट देखिए तो 1903 पता चलता है। अगला प्रश्न हमारे पास, अब देखिए इन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए और एक विशेष प्रतिरूप का अनुसरण कर रही हैं। तो पहले वाले में अगर देखें तो आता है 23 गुणे 4 में से 11 गुणे 8 हटाया, बचा 4, जो कि केंद्र में दिया हुआ है। दूसरे में 4 गुणे 8 में से 3 गुणे 5 हटाया गया, बचा 17, जो कि केंद्र में दिया हुआ है। अगले में 8 गुणे 6 में से हम 5 गुणे 7 हटाते हैं तो बचेगा 13, जो कि उत्तर हो जाएगा ब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 3 चित्रों का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए जिनमें संख्याएं एक विशिष्ट प्रतिरूप का अनुसरण कर रही हैं। तो अगर देखा जाए तो बीच की जो संख्या है जो केंद्र में आ रही है वह अगल बगल का अंतर है। तो 9 में से 7 गया, बचा 2, 16 में से 15 गया, बचा 1। तो इसी तरह से 17 में से y जाएगा तो बचेगा 2, तो y का मान हो गया 15। इसी तरीके से जो इस कॉलम में दिया हुआ है वही डिफरेंस बना रहा है। तो 7 में से 2 गया, बचा 5। तो अगर यहां देखा जाए तो 7 में से 2 गया, बचा 5, 15 में से 6 गया, बचा 9। तो इस तरह से y में से x जाएगा, बचेगा 11। तो y का मान अगर 15 डाल दिया जाए इसमें तो x बचेगा 4। तो हमारे पास 4 और 15 आ गए, जिसमें से ऑप्शन ए हो गया। 4 और 15 इस तरह से। तो बहुत मुश्किल नहीं है, ध्यान दिया जाए तो आप एक नजर से अच्छे से परीक्षण करें इन सब प्रश्नों का तो आराम से किया जा सकता है। अब आते हैं हम 24वें प्रश्न पे। एक और परिच्छेद है हमारे सामने और देखते हैं कि इस परिच्छेद से हमें क्या हम सही तरीके से हल कर पाते हैं या मुश्किल है या बहुत आसान है। देखा जाए तो भारत में कुछ समय से हम देख ही रहे हैं आजकल कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जैसे गैर निष्पादित ऋण भी कहा जाता है, कि एक विकराल रूप ले चुका है ये। तो यह संकट इस समय वैसे भी है और जो हमारे यहाँ सुधार हुए थे, वित्तीय सुधार हुए थे, उसके बाद अभी कहा जाता है कि और वित्तीय सुधारों की आवश्यकता है। उसी पे यह परिच्छेद आधारित है। आइए देखते हैं प्रश्न। परिच्छेद के अनुसार रिजर्व बैंक की चिंता से लोग अचंभित क्यों हैं?
अब अगर देखा जाए तो आप इसमें ध्यान दीजिए, दूसरा परिच्छेद के दूसरे पैराग्राफ दूसरे यह कहता है कि यह कुछ लोगों को आश्चर्यचकित करेगा क्योंकि वित्तीय सुधार को बहुत से कमजोरियों के में सुधार देखा जा रहा था, किंतु उसने बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि कर दी है। तो इस तरह से डायरेक्टली दिया हुआ है, वित्तीय सुधार हुए लगभग एक दशक बीत चुका है। पूरे परिच्छेद के अनुसार आप ये नहीं कह सकते, समय तो कह ही नहीं सकते, और साथ साथ यह इसका सही उत्तर भी नहीं है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय रूप से संकटग्रस्त नहीं है ऐसा, बल्कि हम जानते हैं कई वित्तीय रूप से कई स्थिति में तो संकटग्रस्त है। लोगों का विश्वास था कि वित्तीय सुधार बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ रही अनिश्चित परिस्थितियों की समस्या का समाधान करेंगे। तो जी हाँ, अगर वो देखा जाए, स्टेटमेंट पढ़ा जाए दूसरे पैराग्राफ का पहला लाइन, तो उसमें सीधे सीधे कहता है लोगों ने समझा था कि इन वित्तीय सुधारों के बाद हमारी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों ऋणों पे लगाम कसी जाएगी, लेकिन उल्टा ही हुआ। समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन और बल्कि समस्या और बड़ी हो गई है। वरीय क्षेत्र वाले ऋण को पुनर्निर्वाचित किया गया, इससे इस पे कोई असर नहीं पड़ा। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ वरीय क्षेत्र कमजोर क्षेत्र हैं जिनके कारण गैर निष्पादित ऋणों की मात्रा में वृद्धि हुई। अगर आप दूसरा अनुच्छेद पढ़े तो कहता है कि बैंकों के संसाधन को वरीय क्षेत्र की तरफ निर्धारित किया गया और इसके परिणाम स्वरूप गैर निष्पादन संपत्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि यह समाज के कमजोर वर्ग हेतु था। तो यानी कि कह सकते हैं हम ये कि वरीय क्षेत्र में कुछ क्षेत्र कमजोर है जिसके कारण बड़ी मात्रा में गैर निष्पादन संपत्ति में वृद्धि हुई। तो यानी कि जी हाँ, वो कमजोर थे और इसी वजह से वृद्धि हुई। तो ये कहा जा सकता है। वित्त मंत्रालय भारतीय बैंकिंग के लिए चिंतित है। साफ साफ दिया हुआ है कि वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग क्षेत्र हेतु चिंता व्यक्त की है। तो यानी कि वह चिंतित है, इस कारण दोनों कथन सही है। सरकार ने वरीय क्षेत्र ऋण को पुनः परिभाषित किया और फिर भी, तो इससे हुआ क्या, हमारा वरीय क्षेत्र प्रायोरिटी सेक्टर को फिर से परिभाषित किया गया। तो क्या देखा जाए तो शुरू में ही कहता है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादन संपत्ति का उल्लेख एक समस्या के रूप में हुआ है, तथा आगे देखा जाए तो वरीय क्षेत्र पुनः परिभाषित होने के बावजूद अभी भी कुल ऋणों का 40% है। तो यानी कि इस हिसाब से क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि ऋणों और गैर निष्पादन संपत्ति के मध्य प्रत्यक्ष संबंध को हमें क्लियरली दिखाया जाता है इससे। तो यानी कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में यह एक समस्या बनी हुई है, बिल्कुल कह सकते हैं हम। यह ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है, यह इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वरीय क्षेत्र ब्याज दरों में सीमा प्रस्तावित की गई है। तो यानी कि वरीय क्षेत्र में जो हमारे ब्याज दर उसमें ऑलरेडी सीमा प्रस्तावित की गई है, तो यानी कि वह इसके प्रति संवेदनशील नहीं है। तो हमारे पास केवल एक हुआ। परिच्छेद के अनुसार भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कम लाभ के क्या कारण है, आप ये परिच्छेद के अनुसार आप समझा जा सकता है कि हमारे पास कम लाभ के क्या कारण है। पहला विकल्प देखते हैं, वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक इस क्षेत्र सरोकार नहीं रखते। सीधे ही ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, ऐसा कहीं निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। मुनाफे के आधार पर निवेश कर पाने की बैंकों की स्वायत्ता का अभाव, यह सही कहा जा सकता है। आगे देखिए, वरीय क्षेत्र की पुनः परिभाषा, वरीय क्षेत्र की पुनः परिभाषा से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कम लाभ का कारण ऐसा कहीं भी निष्कर्ष नहीं है। साथ ही साथ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन देखें, मुनाफे के आधार पर निवेश कर पाने की बैंकों स्वायत्ता का अभाव। तो देखा जाए कि दूसरा अगर अनुच्छेद पढ़े तो कहता है वित्तीय दबावों के कारण इस क्षेत्र में स्वायत्ता का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकों को अपने संसाधनों के बेहतर निवेश तथा लाभ प्रायोजित परियोजनाओं को प्रारंभ करने की छूट नहीं थी। अब खुद छूट नहीं थी, इसीलिए उन्हें इन सेक्टर्स में देना पड़ता था, इन क्षेत्रों में देना पड़ता था, जिससे यही हुआ कि उन्हें कम मुनाफा हुआ, यानी अल्प लाभ हुआ। मुनाफे के आधार पर निवेश नहीं किए जाते थे, जबकि उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार ही निवेश करना होता था। 28 से 31 हमारे पास एक सेट है, एनालिटिकल रीजनिंग। 8 व्यक्तियां जिनमें 3 महिलाएं और 5 पुरुष सम्मिलित हैं, जिनके नाम P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यह भी जाना जाता है। कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठी हैं। तो यानी कि देखा जाए तो महिलाएं ये 3 अगर महिलाएं हैं तो इनके बीच कोई न कम से कम एक पुरुष तो है ही है, इनके बीच कम से कम एक पुरुष तो है ही है।
ये 4 जगह तो पुरुष है ही है, यानी कि एक और पुरुष कहीं और भी हो सकते हैं, 2 और पुरुष कहीं और भी हो सकते हैं। के बाद P6 P8 और P2 के मध्य बैठा है, तो कहता है P6 P8 और P2 के मध्य बैठा है, तो यानी कि P6 P8 अभी P2 का हमारे पास और कोई हमारे पास स्रोत नहीं है, यहां पे थोड़ा साफ है, यहां पे बना दिया जाए तो कहता है P6 P2 और P8 के मध्य बैठा, लेकिन किस तरफ P2 और P8 है ये अभी हमको नहीं पता। अगला कथन कहता है P4 जो कि एक महिला है P5 और P2 के मध्य बैठी है, तो कहती है P4 जो कि एक महिला है तो P4 के बारे में कहता है कि महिला है, वह P5 और अब कहा गया कि P4 जो कि एक महिला है P6 की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो यानी कि P6 से बाईं ओर दूसरे स्थान पे P4 है, तो यानी कि अगर सही से बनाया जाए इसको तो P4 यहां कहीं आए और जो कि एक महिला है, और P6 कहता है P8 और P2 के बीच में है, तो P8 P2 इन दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। अच्छा, अगर P8 और P2 अगर पक्की बात है P8 P2 में से दोनों ही मेल होंगे, क्योंकि फीमेल के अगल बगल दोनों मेल ही होंगे। P3 जो कि एक महिला है P5 और P2 के मध्य बैठी है, तो देखिए अगर P2 को यहां पे रख दें तो P2 और P5 के बीच में यहां पे कोई आ सकता है जिससे P4 है, तो यानी कि P2 पक्का यहां होंगे और P8 यहां पे होंगे, जिससे कि P2 और P5 के मध्य में हमारे पास P3 आ जाए, तो P3 यहां आ गई जो कि एक महिला है और P2 P5 एक पुरुष हो गए, तो हमारे पास P5 पुरुष हो गए, P2 पुरुष हो गए, P8 पुरुष हो गए, P3 एक महिला है, P4 एक महिला है, और P6 के बारे में अभी कुछ नहीं दिया है, यह भी एक मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, तो यानी कि अभी हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास 1 2 और 3 पुरुष और 2 महिलाएं हो गई हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज P6 को लेके देखें, अगर हम P6 को एक मेल कर दें तो हमारे पास 2 ही मेल बचेंगे बाकी तरफ, जो कि हमें और जिससे कि हमारे पास एक फीमेल और चाहिए, तो हमारे पास लेकिन अगर देखा जाए तो शुरू में प्रश्न में दिया गया है कि 5 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, तो यानी कि इन चारों में से अगर ये पुरुष हो गए तो एक महिला और एक पुरुष बचेंगे, तो वो एक FM अभी ये पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए अभी हम नहीं कह सकते कि P6 एक महिला है या पुरुष है। P3 जो कि एक महिला है, P1 एक महिला है। अब इन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया जिसमें कहता है कि P1 एक महिला है, और क्या P1 की पोजीशन के बारे में दी गई है, तो यानी कि हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास P1 बचते हैं, हमारे पास P7 बचता है, और हमें P6 के बारे में पता करना है, तो यानी कि P1 यहां पे है या फिर यहां पे है P1 P7, तो P1 एक महिला है तो यहां पे नहीं पक्का हो सकते हैं क्योंकि P4 के बगल में एक महिला हो जाएगी, लेकिन कहा गया है कि महिलाओं के बीच में एक पुरुष जरूर है, तो P1 एक महिला हो गई और P7 एक पुरुष हो गए, और इस हिसाब से P6 हम कह सकते हैं कि बाकी बचा एक पुरुष ही, तो एक P6 एक पुरुष हो गए। तो इस तरह से ये हमारा पूरा वृत्ताकार मेज तैयार हो गई, और देखते हैं P1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, P1 के ठीक बाईं ओर हमें दिख रहा है P5 बैठे हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्णतः सत्य है, P6 पुरुष है P7 महिला है, नहीं कहा जा सकता, P6 महिला P7 पुरुष नहीं कहा जा सकता, दोनों P6 और P7 पुरुष है, जी हाँ ये कहा जा सकता है, यह पूर्णतः सत्य है। P4 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, P4 के ठीक बाईं ओर P7 बैठा है, P7 के ठीक सामने कौन बैठा है, P7 के ठीक सामने P2 बैठा हुआ है। इस तरह से ये 4 प्रश्न थे हमारे एनालिटिकल रीजनिंग के। आते हैं हम अगले परिच्छेद पे, हमारे पास यहाँ 2 प्रश्नों का एक परिच्छेद है, विटामिन डी के कुछ अच्छी चीजों के बारे में दिया हुआ है, उनके कुछ लाभदायक परिणामों के लेके। विटामिन डी सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है, क्योंकि इससे क्या, अगर देखें तो परिच्छेद सीधे कह रहा है कि ऑटिज्म से संबंधित सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले निर्माण हार्मोन के निर्माण हेतु यह महत्वपूर्ण है, तो अगर इसलिए महत्वपूर्ण है तो इसका अर्थ हुआ कि यह उन सामाजिक व्यवहारों को प्रभावित करता है जो कि उन हार्मोनों से प्रभावित होते हो,
तो इसलिए सी ऑप्शन सीधे सीधे दिया हुआ है, उन हार्मोनों के निर्माण में सहायता करता है जो सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो यानी कि जो हार्मोन सामाजिक व्यवहार को इफेक्ट करते हैं उनको यह इफेक्ट करता है, तो इसलिए विटामिन डी सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। यह केवल स्वस्थ बच्चों में ही निर्मित होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और परिच्छेद में कहीं भी ऐसा उल्लेखित नहीं है। दुष्प्रभाव होते हैं नहीं उल्लेखित है। यह मस्तिष्क की बनावट को आकार देता है। डी में कहा जाता है मस्तिष्क की संरचना और सामाजिक व्यवहार के संबंध में कोई उल्लेख दिया नहीं है, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मस्तिष्क की बनावट को आकार देता है, तो यह भी रिजेक्ट किया जा सकता है। विटामिन डी को स्वास्थ्य हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर देखा जाए तो कई जगह विटामिन डी के अच्छाइयां दी हुई है। हाल ही के दिनों में विटामिन डी मस्तिष्क तनाव से लेकर कैंसर तथा स्वास्थ्य दशाओं के निर्णायक सिद्ध हुआ है। इसके बाद कहता है विटामिन मस्तिष्क के 3 हार्मोनों के निर्माण हेतु आवश्यक है, जिसमें सेरोटोनिन भी शामिल है जो ऑटिज्म संबंधित सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। इसके बाद अगर हम लास्ट में आए तो इसके बाद कहता है इस अध्ययन के अनुसार आहार में विटामिन ट्रिप्टोफैन और अम्ल शामिल करने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन की सांद्रता बढ़ जाती है। फिर मस्तिष्क में सेरोटोनिन निर्माण के हेतु आवश्यक होता है, जहां मस्तिष्क की संरचना तथा विकास करता है वहीं यह न्यूरोट्रांसमीटर के सामान्य कार्य भी करता है तथा सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। तो इसलिए विटामिन डी के पर्याप्त स्तर, मतलब विटामिन डी के कई सारे लाभकारी चीजें दी गई हैं। आगे इस बारे में देखें तो यह न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है, यह उसकी पर्याप्त मात्रा है, तो यह अच्छी चीज है, तो यह कहा जा सकता है। विभिन्न चिकित्सीय दशाओं में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जी हाँ। तो कई और ऑप्शन है, तो यानी कि बी ऑप्शन ज्यादा सटीक हुआ। इसके बाद इसे आहार अनुपूरक के रूप में लिया जाना चाहिए, बिल्कुल हमें लिया जाना चाहिए, लेकिन क्या ये कहीं परिच्छेद में दिया हुआ है? तो बिल्कुल परिच्छेद में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है, तो इसलिए इसको बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता। तो इसका कहीं से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह ऑटिज्म के रोकथाम में मदद करता है, जी हाँ मदद करता है, और ए और बी यह मददों के कई तरीके हैं इसके, जिससे बी सही हुआ क्योंकि चिकित्सीय दशाओं में इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। आगे आते हैं प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित कथनों का सावधानी से परीक्षण कीजिए और उन पर आधारित 2 प्रश्नांशों को उत्तर दीजिए। निम्नलिखित सारणी एक देश फार्मलैंड में खाद्यान्न अनाज, चावल, गेहूं, मोटा अनाज और दाल की कृषि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। किस वर्ष में दिए गए खाद्यान्नों अनाज की कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्र सर्वाधिक है? किस वर्ष में? तो अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम सारा जोड़े तो 2011-12 में कुल संख्या आती है 126.46। तो इस वजह से 2011-12 में यह सर्वाधिक है। तो सीधा कैलकुलेटिव है, सीधे आपको जोड़ना है। इसके बाद दी गई समयावधि में गेहूं की कृषि और मोटे अनाज की कृषि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के बीच लगभग निरपेक्ष अंतर कितना है? ध्यान दीजिए, गेहूं की कृषि और मोटे अनाज की कृषि के आने वाले क्षेत्र, तो गेहूं की कृषि के आने वाला क्षेत्र ये है और मोटे अनाज में ये है। इन दोनों का समेशन करके, इन दोनों का योग निकाल के उन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, जिसके मान आता है 7.55 लाख हेक्टेयर। तो इसलिए प्रश्न का उत्तर सही है 7.55 35वां। निम्नलिखित दी गई जानकारी 2012 तक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गत किए गए 7 विभिन्न मूल्य के नोटों की संख्या के विभाजन प्रतिशत पर विचार कीजिए। ये इस तरह से नोटों का विभाजन है। मूल्य वर्ग 10, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए को एक साथ रखने पर उनका कुल मान मूल्य वर्ग 500 और 1000 को एक साथ रखने पर कितना प्रतिशत था? तो बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए, हमारे पास 30% 100 और 10 रुपए के नोट हैं, हमारे पास 15% 20 रुपए के नोट हैं, हमारे पास 12% 50 रुपए के नोट हैं, हमारे पास 18% 100 के नोट है। तो इनका वेटेज है 10 और टोटल है 30। तो सिमिलरली इसके बाद हम 20 वाला देखें तो 15 गुणे 20, फिर हम देखें 12 गुणे 50, इसको 30 गुणे 10 लिखना चाहिए, और धन 18 गुणे 100। ये इन चारों का मान है, और 500 और 1000 का मान है 16 गुणे 500 और 9 गुणे 1000। तो इन दोनों को अगर भाग देते हैं तो हमारे पास कुल संख्या आती है 17.6%। इसको 100 से भाग करना नहीं, गुणा करना नहीं भूलिएगा। तो हमारे पास सही मायना है 17.6%। आगे हमारे पास एक और परिच्छेद
काफी बड़ा परिच्छेद है, ध्यान से पढ़िएगा। 5 प्रश्न इस पे आधारित है, इसलिए अच्छे से पता होना चाहिए। ये हमारे देश में यौन उत्पीड़न और कई बच्चों को लेके जो यौन शोषण है उस पे आधारित है। ध्यान से पढ़िए। उसके बाद आइए परिच्छेद पे। परिच्छेद में उल्लेखित अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो इसमें क्या कहता है कि इसका उद्देश्य बाल कल्याण समितियों की रक्षा करना है? ऐसा कहीं नहीं, बाल कल्याण समिति बल्कि एक तरीका होगी जो कि उनको कुछ उद्देश्य दिए गए होंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को न्यायिक शक्तियों से बचाना है? ऐसा नहीं, बल्कि न्यायिक शक्तियों को इस्तेमाल करके बच्चों को बचाने का मतलब है। इसका उद्देश्य बच्चों को यौन दुर्व्यापार से बचाना है। तो यौन दुर्व्यापार के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये नहीं है। इसका उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है। ठीक है ये। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। मुश्किल नहीं था पहला प्रश्न, आगे प्रश्न थोड़े अच्छे हैं। अधिनियम में ऐसे कई प्रावधान है जो यौन शोषण के शिकार बच्चों के कल्याण के विभिन्न आयामों को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा यौन शोषण के शिकार बच्चे इस अधिनियम से अपेक्षित कर सकते हैं? अब अगर हम दूसरा अनुच्छेद देखें इस परिच्छेद का, तो वह अधिनियम यौन शोषण के शिकार बच्चों के चिकित्सीय परीक्षण का उल्लेख कर रहा है। तो मतलब ऐसा जिससे उन्हें कम से कम पीड़ा हो। पीड़ा से यहाँ पीड़ा से जो कहना चाह रहा है वो है असहजता हो, ताकि क्योंकि इसमें कई इस तरह की असहज चीजों पे का सामना करना पड़ सकता है और उम्र में छोटे होते हैं बच्चे, तो ध्यान देना होता है हमें कि हम आजकल नियम इस तरह से आ रहे हैं कि उन्हें असहजता कम हो। फिर और अगर आगे बढ़े, बात कहता है कि 1 वर्ष के भीतर केस का सफल निपटारा हो। क्या इस तरह की चीज है? अगर आप ध्यान दें तो अधिकतम अवधि दी हुई है। क्षतिपूर्ति राशि जिससे बच्चे की शिक्षा तथा अन्य खर्चे पूरे हो सके, बल्कि दिया जा गया जिससे चिकित्सा और पुनर्वास हेतु खर्चे पूरे हो सके। तो सी नहीं है तो डी भी नहीं है, आता ए ही पूरा हमारे पास सही है। ए कहता है चिकित्सीय परीक्षण जिसमें कम से कम असहजता हो, यह जरूरी है। परिच्छेद में उल्लेखित अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इसके उल्लंघन हेतु उत्तरदायी है? 24 घंटे के अंदर यौन शोषण के शिकार बच्चे का पता नहीं लगा पाने के कारण बाल कल्याण समिति। अगर देखा जाए तो यौन शोषण के शिकार बच्चे का पता लगाने का दायित्व बाल कल्याण समिति का है ही नहीं, बल्कि परिच्छेद के अनुसार कहता है न्याय प्रक्रिया के दौरान बाल मनोविशेषज्ञ बच्चे का अधिवक्ता बनता है, तो वे न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे। इसलिए बी ऑप्शन भी हमारे पास नहीं आता है। तो ए ऑप्शन तो हटा ही दिया गया क्योंकि पहले से बाल कल्याण समिति है ही नहीं, बी इसलिए हट गया। वह न्यायाधीश जो मुद्दे के अधिक स्पष्टीकरण हेतु वीडियो लिंक द्वारा परीक्षण हेतु पुनः बुलाता है। आगे देखें तो कहता परिच्छेद वीडियो लिंक के बारे में कहता है कि वीडियो लिंक द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के दौरान मानसिक त्रास से भी बच्चों के लिए सुरक्षात्मक उपायों का भी परिच्छेद में उल्लेखन है। तो इसलिए यह प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। तो इसलिए सी भी ऑप्शन हट जाता है। वह पुलिस अफसर जो बाल कल्याण समिति को घटना के विषय में सूचित नहीं कर पाता है क्योंकि वह अपराधी खोजने में लगा रहता है। सीधे दिया हुआ है संरक्षण का दायित्व तो पुलिस अधिकारियों को सौंपा गया हुआ है ताकि वे बच्चों की देखभाल और सुरक्षा व्यवस्था सही कर सके। अधिनियम के अनुसार न्यायालय में परीक्षण हेतु प्रस्तुत बच्चा निम्न में किन सेवाओं को प्राप्त कर सकता है? तो देखा जाए तो कार्यवाही के दौरान माता पिता या विश्वसनीय व्यक्ति की उपस्थिति और यदि आवश्यकता हो तो व्याख्याकर्ता की भी सुविधा। तो भाषा व्याख्याकर्ता सही, माता पिता की अनुपस्थिति में किसी विश्वसनीय सही। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही हो जाता है क्योंकि ए और बी दोनों सही है। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार इसके सफल समाधान हेतु शोषित बच्चे के माता पिता को कार्यवाही के प्रत्येक चरण में उपस्थित रहना अनिवार्य है। कहता है कि रहना अनिवार्य नहीं है बल्कि कहा यह गया है कि बच्चे की सुविधा और आराम का ध्यान देना आवश्यक है। तो इसलिए पहला ऑप्शन अपने आप हट जाता है। चिकित्सीय परीक्षण के समय बच्चे के लिंग का ध्यान रखा जाता है जिससे उसे न्यूनतम भावनात्मक क्षति हो। तो इसलिए लड़कियों का महिला डॉक्टर द्वारा परीक्षण होना जिससे कि उनके प्रक्रिया न्यूनतम कष्टकारी हो। तो जी हाँ, इस हिसाब से कहा जा सकता है कि बच्चे के लिंग का ध्यान रखा जाता है जिससे उसे न्यूनतम भावनात्मक क्षति। अगला परिच्छेद बड़ा परिच्छेद था ये। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का अनुसरण करते हुए आज कुछ दिन पहले जो कानपुर में दिक्कत हुई थी उस पे है ये। और परिच्छेद में मृत्यु के क्या कारण उल्लेखित है? तो अगर देखा जाए इसमें तो सीधे है कि जिले में होने वाली मृत्यु हड़ताल का परिणाम है जिसका असली कारण है डॉक्टरों की अनुपलब्धता। तो यानी कि डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं या डॉक्टरों तथा सोलंकी के समर्थन के मध्य विवाद।
तो डॉक्टरों तथा सोलंकी के समर्थकों के बीच विवाद ही हुआ, जिसकी वजह से यह घटना हुई और इसके कारण डॉक्टरों की अनुपलब्धता रही है। तो इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आ रहे ऐसा नहीं कहा गया है, बल्कि डॉक्टर जो है हड़ताल पे चले गए हैं, हड़ताल पे चले जा रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ जो है, क्योंकि स्थिति जैसा कि दिया हुआ परिच्छेद में सही नहीं है, उनके अनुरूप नहीं है। कानपुर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, यह तो एक रीजन था जिसकी वजह से आगे स्टेप हुआ। परिच्छेद के अनुसार कानपुर के वरिष्ठ अधीक्षक के स्थानांतरण का कारण क्या कारण हो सकता है? जूनियर डॉक्टर हड़ताल के कारण चिकित्सीय सेवाएं प्रभावित हो रही थी। खैर यह बात सही है, लेकिन इससे स्थानांतरण का कारण हुआ, यह सही बात नहीं है। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों की रक्षा नहीं की जब विधायक के समर्थकों ने उन पर हमला किया। पुलिस ने, अगर यह सीधा यह एक तरह से रीजन हो सकता है, बट इसकी वजह से आगे कुछ हुआ जिस वजह से उनका स्थानांतरण हुआ। कानपुर विवाद में शामिल पुलिस अधिकारी पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, परिच्छेद के अनुसार नहीं सही है ये। अगर देखा जाए तो सीधे आगे अगर डी ऑप्शन को देखें तो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर इसलिए गए क्योंकि मेडिकल कॉलेज के छात्रों की कानपुर पुलिस तथा विधायक के समर्थकों ने पिटाई की। इसके परिणाम स्वरूप कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया, किंतु हड़ताल अभी भी जारी है तथा उनकी मांग और इस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो उनके समर्थकों द्वारा पिटाई हुई, जिसके कारण उनका स्थानांतरण किया गया और यह परिच्छेद के अनुसार साफ तौर पर दिया हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न यहाँ पे एक और सेट दिया गया है जिसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस है और इन नियमों को और इन जो है कथनों के आधार पर हमें स्थिति देखनी है और देखना है कि फाइनल क्या होता है। 5 मालवाहक जहाज एलिगन, बिस्कैलिया, क्रेंगलेट, डेसेबला और एस्टेले बर्नकिला बंदरगाह से एक सप्ताह के 5 विभिन्न दिन सोमवार से शुक्रवार को 5 विभिन्न गंतव्य स्थानों के लिए निकले। पांचों जहाज अपने निर्णायक गंतव्य स्थानों पर अगले सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक विभिन्न दिन पहुंचेंगे। देखिए नाम बहुत टफ है, ABCDE ही मान लीजिए इन्हें, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पांचों जहाज में से कोई भी अपने गंतव्य स्थान पर सप्ताह के उसी दिन नहीं पहुंचा जिस दिन उसने बंदरगाह छोड़ा था। तो हमारे पास ये है पहली चीज। तो हमारे पास कौन कौन से जहाज है? ABCDE, और प्रस्थान का दिन इनका हो जाएगा, किस दिन इन्होंने डिपार्ट किया और किस दिन इनका आगमन हुआ। बिस्कैलिया जिसने डेसेबला और क्रेगेंटलेट के बाद बंदरगाह छोड़ा, अपने गंतव्य स्थान पर मंगलवार को पहुंचा। तो बिस्कैलिया अपने मंगलवार को इनका आगमन हुआ, और किसके बाद? और यह डेसेबला और क्रेगेंटलेट के बाद बंदरगाह छोड़ा। तो किस दिन छोड़ा होगा? कम से कम बुधवार को छोड़ा होगा, क्योंकि सोमवार और मंगलवार भी होंगे जिसमें ये दोनों निकले होंगे। एलिगन जिसने मंगलवार को बंदरगाह छोड़ा, तो एलिगन ने मंगलवार को बंदरगाह छोड़ा था। तो यानी कि अगर यह मंगलवार है और डेसेबला और क्रेगेंटलेट भी बिस्कैलिया से पहले हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि बिस्कैलिया या तो बृहस्पतिवार को छोड़ा था या शुक्रवार को। तो यही 2 ऑप्शन रह जाते हैं इसके लिए, ठीक है। और इस हिसाब से हमारे पास डेसेबला और क्रेगेंटलेट के लिए होगा हमारे पास सोम या बुध या बृहस्पति। इसके बाद और एस्टेले जिसने बंदरगाह सोमवार को छोड़ा था, एस्टेले ने बंदरगाह सोमवार को छोड़ा था, तो इस हिसाब से यह सोमवार हो गया। अगर यह सोमवार हो गया तो पक्की बात है कि सी और डी बुधवार और बृहस्पतिवार में से किसी दिन छोड़े थे, और अगर वह बुध बृहस्पति छोड़े थे तो बी हमारा पक्का हो गया शुक्रवार। तो बुध बृहस्पतिवार और बुध बृहस्पतिवार यह दोनों हुआ। अच्छा, तो इस तरह से यह भी कहा जा सकता है कि अब हम आगे देखें तो यह मंगलवार को गया, तो यह मंगलवार का हमारे पास दिन है। इस हिसाब से सोमवार वाला क्या सोमवार को पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं। बुध बृहस्पति ये हो गए, और बुध बृहस्पति इन दोनों में से चला गया, तो इस हिसाब से हमारे पास बचा शुक्रवार, तो यह होगा शुक्रवार को। इस हिसाब से यहां पे हमारे पास आ गया पक्का बुधवार, और सोमवार और बृहस्पतिवार इन दोनों के बीच आपस में हो जाएगा सोमवार बृहस्पतिवार। अब अगर यह, जिसमें से यह पक्की बात है कि यह बृहस्पतिवार, फिर अगर यह बृहस्पतिवार हुआ तो यह सोमवार हो जाएगा और यह बुधवार हुआ,
तो यह बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो हमारे पास यह दोनों केस बचते हैं। इस हिसाब से हम अगले 4 प्रश्नों का उत्तर करें। क्रेगेंटलेट अपने गंतव्य स्थान पर कब पहुंचा? क्रेगेंटलेट अपने गंतव्य स्थान पर या तो बी या तो सी में पहुंचा, बृहस्पति को या सोमवार को। निम्नलिखितों में से कौन पूर्णतः सत्य है? अगर देखा जाए तो इसमें बी ऑप्शन यानी कि बिस्कैलिया ने बंदरगाह एलिगन के बाद छोड़ा पूर्णतः सत्य है। बिस्कैलिया ने बंदरगाह छोड़ा, किस दिन छोड़ा बिस्कैलिया ने बंदरगाह? हमें अगर डेटा देखें तो पता चलता है शुक्रवार को। यदि डिसेबला ने बंदरगाह क्रेगेंटलेट से पहले छोड़ा तो निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है जिसमें जहाज सोमवार से शुक्रवार अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे? अगर कहता है कि डिसेबला ने बंदरगाह क्रेगेंटलेट से पहले छोड़ा, यानी कि डिसेबला बुधवार और क्रेगेंटलेट बृहस्पतिवार को छोड़ा, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचे इसका हिसाब देखा जाए तो सोमवार को पहुंचा क्रेगेंटलेट, मंगलवार को पहुंचा बिस्कैलिया, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए। बुधवार को पहुंचा एलिगन, तो हमारे पास ऑप्शन हुआ बी, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन हमारे पास सही हुआ। ये वाला अगर आप देखें तो नीचे वाला केस इसमें सही रहा माना जाएगा। निम्नलिखित में क्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? अब देखें एक सिंपल सा है, ये 8 इंटू 3 माइनस 12 हो रहा है यहाँ 5 इंटू 6 माइनस 12, 5 गुणे 6 में से 12 गया, 4 गुणे 3 में से 4 गया, तो इसी हिसाब से 6 गुणे 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 10, तो 48वें का उत्तर हो गया डी। यदि एक पत्थर को पृथ्वी से ऊपर की दिशा में फेंका गया तो निम्नलिखित ग्राफ में कौन सा पत्थर के वेग और समय के संबंध को प्रदर्शित करेगा? तो जिस हिसाब से फेंका गया वह लीनियरली यानी कि ये सीधे एक्सेलरेशन के स्तर में नीचे जाती जाएगी और सबसे ऊंचे स्थान पे जैसे ही किसी पत्थर को फेंका गया ऊपर तक जाएगा पत्थर और घूम के नीचे आ जाएगा। तो पत्थर का एक जब जहां पे सबसे ऊपर पहुंचेगा वहां पे उसका वेग हो जाएगा 0 और यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा और फिर वापस जब पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा रहेगा। तो इस हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन में ये कम होगा। अगर साइंस वालों को याद है तो v इक्वल टू यू प्लस एटी एक फॉर्मूला होता था जिससे याद आ जाए, लेकिन बाकी साइंस वालों को ध्यान रखिए कि ये एक स्क्वायर या क्यूब इक्वेशन नहीं है, यह एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है, इसलिए स्ट्रेट लाइन में ही वेलोसिटी कम होगी, 0 तक आएगी और फिर बढ़ेगी, जिसको कहते हैं वेग। एक संख्या का 24% जो संख्या से 60% कम है, जो कि 500 से 50% कम है, तो कहता है यानी कि एक संख्या का 24% या जो कि उस संख्या से 60% कम है जो कि 500 से 50% कम है, तो यानी कि 500 से 50% कम वाली संख्या जिससे 60% कम हो और वह उसका 24% है, तो इसके बराबर मान आ जाएगा, तो वह क्या है? इसके बराबर आ जाएगा 24। तो हमारे पास संख्या हो गई डी ऑप्शन। अमन ने एक गाय 12,000 में खरीदी और राधे को 8.34% के पर बेच दी। 8.34% को हम लोग लिख क्या सकते हैं? वैसे 8.3334% को हम 1/12 में लिखा जा सकता है। यदि राधे ने दिनकर को गाय 12,000 में बेच दी तो उसे लेन देन में होने वाली हानि का प्रतिशत कितना हुआ? तो अगर देखा जाए तो पहला केस देखें, 12,000 में खरीदी और 8.34% लाभ पर बेच दिया, तो यानी कि इससे देखा जाए तो 12,000 गुणे 1/1/12 यानी कि 13,000 रुपए में उसने बेची। अब जो है राधे ने दिनकर को 12,000 में बेची, यानी कि 1/13 का लॉस कमाया, 1000 का लॉस कमाया 13,000 में। तो 1/13 कितना परसेंट होता है? लगभग 7.69%, इसलिए सही आंसर आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। एक व्यक्ति मुंबई से गोवा की यात्रा वाया पुणे होकर करता, उसकी पुणे से गोवा की गति मुंबई से पुणे की गति का दोगुना थी, तो मुंबई से पुणे और पुणे से गोवा, उसकी पुणे से गोवा की गति मुंबई से दुगुना थी, मुंबई से, यहाँ 2x यहाँ x, अतः उसे दोगुना अधिक समय लगा जो उसे मुंबई से पुणे पहुंचने में लगा था, यानी कि यहां पे डबल समय लगा है। यदि मुंबई और पुणे के बीच की दूरी
150 किलोमीटर, उनके बीच की यात्रा पूरी करने वाले लगने वाला समय 3 घंटा था, तो पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत गति क्या थी। बहुत मुश्किल नहीं है, मुंबई से पुणे उसने 150 किलोमीटर 3 घंटे में किया, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसने यह कहता है कि यहाँ पे उसकी स्पीड दुगना है और समय भी दुगना लगता है, तो 6 घंटे तक 100 की स्पीड यानी कि 600 किलोमीटर की यहाँ पे दूरी हुई और यहाँ 150 की, तो यानी कि कुल दूरी हुई 750 किलोमीटर और समय लगा 3 घंटा और 6 घंटा, यानी कि 750/9, जिससे उत्तर आता है 83.33। अब्राहम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। अब्राहम ने कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन कार्य करने के पश्चात उसने कार्य छोड़ दिया और उसके मित्र जेकब ने शेष कार्य समाप्त किया। यदि जेकब अब्राहम से दुगना कार्य कुशल था तो शेष बचे हुए कार्य को समाप्त करने में जेकब को कितने दिन लगे। ध्यान दीजिए, अगर वह दुगना था तो यानी कि 10 में से 4 दिन इब्राहिम ने काम किया, 6 दिन का इब्राहिम का काम बचा था। तो अगर इब्राहिम के 6 दिन का काम बचा है और एक ऐसा व्यक्ति उसको करे जो उससे दुगने स्पीड पे कर रहा है, तो उस काम को आधे वक्त में कर लेगा, यानी कि मात्र 3 दिन लगेंगे। मुश्किल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 4 दिन का काम अब्राहम कर चुका है, अब्राहम के 6 दिन का काम बचा है। तो अब्राहम की जो स्पीड है उस हिसाब से बताया गया कि जेकब दुगना कर रहा है, यानी कि कम समय में आधे समय में कर लेगा। तो 6 दिन के अब्राहम का काम जेकब 3 दिन में पूरा कर लेगा। 2 सेब और 5 आम का मूल्य 220 रुपए है। 5 सेब और 2 आम का मूल्य 214 है। तो अगर सेब का मूल्य x मान लें और आम का मूल्य y, तो ये हो जाता है इक्वेशन, और दूसरे में आ जाता है 5 सेब और 2 आम का मूल्य, यानी कि 5x + 2y = 214। इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा और आता है x + y = 62। तो यानी कि 1 सेब और 1 आम का मूल्य हो गया 62 रुपए। एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योग है 30। श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात करिए। अब कहता है कि पहले 5 पदों का योग है, तो पहले 5 पदों का अगर योग निकालें तो n/2 × 2a + n-1d, जहां n का मान 5 है, तो हमारे पास आ गया 5/2 2a × 4d = 30। इससे हमें पता चलता है, तो इससे हमें निकल के आएगा 2a + 4d = 12, यानी a + 2d = 6, यानी कि ये बीच का पद होगा। पहला पद होगा a, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, a + 3d, a + 4d। तो बीच का पद हुआ a + 2d, जिसका मान हो जाएगा 6। ABC एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। तो एक समकोणीय एंगल B हमारे पास यहाँ 90 डिग्री। यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर और ABC की कर्ण की लंबाई 13 यानी हाइपोटेन्यूज 13 है और ABC पूर्णांक है, तो त्रिभुज की अंतर त्रिज्या क्या होगी। तो अगर देखिए, अगर ये 13 है और यहाँ पे भी होल नंबर्स हैं, तो यानी कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो पाइथागोरस के लिए होता है 13² = 12² और 5²। तो एक 5 होगा और एक पक्का 12 होगा। तो इससे अंतर त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिकोण का क्षेत्रफल हम देखेंगे कि इस त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना है, आधा × 5 × 12 और इसका अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर, यानी कि 5, 12 और 13 ले लो, और इन दोनों का रेशियो हमें दे देगा 2 सेंटीमीटर, जो कि इन अंतर त्रिज्या होगी। त्रिभुज इन रेडियस हो जाएगा ये। आगे देखते हैं, दिए गए चित्र में PT वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, तो एक हमारे पास टेंजेंट है और AB वृत्त की एक जीवा है, तो यानी कि AB एक कॉर्ड है। यदि PA और PB का रेशियो दिया है, PA का रेशियो और PB का रेशियो दिया है 1:4, तो PT और PB को ज्ञात करना है। तो अगर हमें अगर इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला पता हो तो ये हमारे पास स्थिति होती है, और PA PB का रेशियो दिया हुआ है 4, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो निकाला जा सकता है PA/PB = PT² PB²। तो यानी कि PT और PB बराबर हो जाएगा √ PA/PB, और PA PB का हमें दिया हुआ है अनुपात है 1/4, तो हमारे पास आ जाएगा PT और PB का 1/2। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो ये प्रश्न
थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपके लिए। ये हमारे पास कई सारे क्वांटिटेटिव एरिया के क्वेश्चन थे, जरूरी है करना क्योंकि 10, 12, 15 कितने भी प्रश्न आ सकते हैं इस हिस्से से, तो तैयार रहिए। आइए अगला परिच्छेद देखते हैं। यह परिच्छेद छोटा है लेकिन काफी अच्छा परिच्छेद है, काफी मायने दिए हुए इसमें और काफी जो है महीन है, अच्छे से पढ़ना होगा इसे। हमारे पास पहला प्रश्न आता है, परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिच्छेद से निष्कर्षित नहीं किए जा सकते, जो नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन देखिए, कुछ लोग सभी बातों के लिए कर्म को उत्तरदायी मान सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो परिच्छेद कहता है कि कुछ व्यक्ति विवेकहीन कर्म करते हैं तथा कथित बुरे कर्म स्पष्ट दंड का कारण बनते हैं। तो खैर यह कहा जा सकता है इससे, तो ये हमें निष्कर्षित किया जा सकता है, बुरे कर्मों का कोई अस्तित्व नहीं होता। मतलब इसी पंक्ति को अगर वापस पढ़ें तो कहते हैं, इससे यह कहा गया कि वह तथाकथित बुरे कर्म है तो इनका अस्तित्व होता है। बिल्कुल अस्तित्व नहीं होता है। कर्म ना तो अच्छे होते हैं और ना ही बुरे, ये ज्यादातर हम इस पूरे परिच्छेद में ये चीज पक्का निष्कर्षित कर सकते हैं। तो हमारे पास नहीं क्या है, प्रतिफल तथा दंड कर्म से सतही तौर पर संबंधित होते हैं। तो इसका जो है इस जबकि इन दोनों के बीच का कोई संबंध हमें परिच्छेद नहीं बताता, तो इसके ए ऑप्शन हम इसमें ए विकल्प हम नहीं निष्कर्षित कर सकते। परिच्छेद के अनुसार दंड बुरे कर्मों का परिणति क्यों नहीं है। अब पहला ऑप्शन देखें, दोनों के मध्य सतही तौर पर संबंध है। तो परिच्छेद क्या कहता है कि दोनों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, और हम यह निष्कर्ष इसी वजह से नहीं निकाल सकते कि दोनों के मध्य सतही तौर पर संबंध है। इनका प्रयोग वे करते हैं जो अल्पज्ञ है। कैसा है जबकि या ऐसा हो सकता, यह बल्कि परिच्छेद कहता है कि दंड बुरे कर्मों का परिणति क्यों नहीं है, बल्कि इसका सही बी ऑप्शन का सही उत्तर यह हुआ कि कर्म के ज्ञान के अभाव की परिणति होनी चाहिए, ना कि वे इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि वे जो अल्पज्ञ हैं। ऐसा कहीं पे भी ये अप्रासंगिक हो जाता है। अगर तीसरे ऑप्शन पे है बुरे कर्म का परिणाम दंड होता है, तो अगर ये कहते हैं कि बुरे कर्म का परिणाम दंड होता है, तो यह हमारे पास जो प्रश्न दिया हुआ है दंड बुरे कर्मों का परिणति क्यों नहीं है, तो यह उसके उल्टे ही चले जाएगा। तो इसलिए सी ऑप्शन कहीं पे भी इस प्रश्न के अनुसार नहीं सही हो सकता। खराब समय सफलता हेतु नींव के पत्थर के समान भी हो सकता है, बिल्कुल सही। तो इसलिए दंड बुरे कर्मों का परिणति क्यों नहीं है, क्योंकि कह सकते हैं कि खराब समय सफलता हेतु नींव भी बन सकता है। सोना ने अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। 50 मीटर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ के 40 मीटर चली। तो 50 मीटर उत्तर गई सीधे, और फिर हमारे पास वह 40 मीटर दाईं ओर घूम गए। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ के 50 मीटर चली। अंततः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चली, तो 30 आगे चली गई और 40 ये। तो यानी कि शुरुआत से वह ईस्ट डायरेक्शन पूर्व की तरफ 70 मीटर पहुंच गई। तो यानी कि हमारे पास सही उत्तर हो गया 60, क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर हो गया डी, 70 मीटर। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निहाल ने नेहा से कहा कि मेरी पत्नी के भाई की एकमात्र बहन इस महिला के भाई की भाभी है। उस महिला का पति निहाल से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर इस पे देखा जाए तो क्या कहता है, निहाल की पत्नी के भाई की एकमात्र बहन निहाल की पत्नी होगी। जैसा कि आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं, ये एक महिला की ओर इशारा करते हुए निहाल ने, इस प्रश्न को एक बार ध्यान दिया करिए, कभी कभी अपने घर में भी रिश्तेदारी से जोड़ के देखा करिए। कई लोग इस तरह से काफी अच्छे और तेजी से कर लेते हैं। तो यानी कि आप किसी की ओर इशारा कीजिए और देखिए उसके रिलेशन में कौन क्या है, तो उसी हिसाब से आप वापस रिट्रेस कर सकते हैं। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए निहाल ने नेहा से कहा कि मेरी पत्नी के भाई की एकमात्र बहन इस महिला के भाई की भाभी है। तो महिला का भाई की भाभी यानी कि कोई एक्स फीमेल, उसका भाई एक मेल ब्रदर, उनकी भाभी यानी कि सिस्टर इन लॉ,
ब्रदर्स वाइफ, सो भाई की भाभी एक फीमेल। तो अगर फिर वापस रिट्रेस करें, मेरी पत्नी के भाई की एकमात्र बहन, तो मेरी पत्नी के भाई की एकमात्र बहन, तो यानी कि इनका भाई जो कि एक मेल की बहन फीमेल, अब कहता है एकमात्र बहन, तो यहां आगे की तरफ ना जाने पे उल्टा ही देखें, तो यही बहन हुई वो, तो यही वो बहन है। तो फिर से ध्यान दें, इस महिला की ओर इशारा करते हुए नेहा से कहा कि मेरे पत्नी के भाई की एकमात्र बहन इस महिला के भाई की भाभी है। तो उस महिला का पति निहाल से किस प्रकार संबंधित हुआ, तो इस तरह से हम सीधे कह सकते हैं, यानी कि वह उनके जीजा लगे, उस युवती का पति निहाल का जीजा हुआ। तो यानी कि हमारे पास सही ऑप्शन है बहनोई। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए कि किस तरह से हम आगे गए। निहाल ने नेहा से कहा, क्या निहाल ने नेहा से कहा था कि मेरी पत्नी के भाई की एकमात्र बहन इस महिला की के भाई की भाभी है, तो ये निहाल से किस प्रकार संबंधित हुई, तो इस तरह से बहनोई हुआ, क्योंकि एक ये है और एक यहां पे मेल होगा। एक कोड भाषा में कुड को BMTJC लिखा जाता है। अब इसको कैसे लिखा गया, C को B लिखा गया है, O को M लिखा गया है, U को T लिखा गया है, L को J लिखा गया है, D को C लिखा गया है। तो देखा जाए तो ये एक कम है, ये दो कम है, ये एक कम है, ये दो कम है, ये एक कम है। तो और मार्जिन को देखा जाए तो M को लिखा गया है L, A को लिखा गया है Y, R को लिखा गया है Q, G को लिखा गया है E, H को लिखा गया है I को लिखा गया है H और N को लिखा गया है L। तो ये भी यहाँ पे उसी तरह का एक पैटर्न है, -1 -2 वाला। हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास इसी तरह से मॉडलिंग को हम क्या लिखेंगे, M से -1 L, O से -2 M, D से -1 C, E से -2 फिर C, यानी कि A ऑप्शन हुआ, C ऑप्शन हुआ, E से L से -1 KLM, so that is K, so A option becomes the correct answer। गुमरन उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट, कुछ गलत बन गया, नॉर्थ वेस्ट की ओर प्रारंभ करती। 14 किलोमीटर चलने के पश्चात वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 28 किलोमीटर चलती, फिर इधर चल के 28 किलोमीटर, तो ये 28 किलोमीटर, ये 14 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलती, यहां से 14 किलोमीटर यहां, अंततः वह पूर्व की ओर 8 किलोमीटर और चलती, तो यानी कि 8 किलोमीटर और पूर्व की तरफ चलती। तो यानी कि अगर यहां से देखें तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है जिसमें लास्ट में 8 किलोमीटर और सीधे चलती है, तो यहां से यहां होगा 28 और उसके आगे 8, यानी कि कुल हो जाएगा 36 किलोमीटर। एक घन को 4 बार फेंका जाता है और जो संभाव्य परिणाम 4 बार घन को फेंकने में प्राप्त होते हैं वो नीचे प्रदर्शित है। तो अगर यह देखा जाए तो डॉलर चिन्ह के विपरीत चिन्ह होगा, क्या होगा। अब देखिए यहां पे ये दे रहा है प्लस और परसेंटेज, और एक तरफ दे रहा है 0, तो यानी कि अगर इसी को इस तरफ घुमा के खड़ा किया जाए तो हमें ये वाला पोजीशन हमें दिखना चाहिए। तो इस हिसाब से मुश्किल नहीं है बहुत सवाल। तो अगर आप देखिए, इसी को अगर हम इसी तरीके से प्रदर्शन करें, बस इसको घुमा दिया जाए, इस पूरे डाइस को इस तरह से घुमा के इस पोजीशन में लाया जाए, तो डॉलर पक्का यहां होगा जो कि आगे की तरफ आ जाएगा, यानी कि डॉलर के पीछे की तरफ विपरीत चिन्ह है वो। इन्हीं दोनों से ही हम आराम से पता कर सकते। अगला प्रश्न, यह हमारे पास 2 प्रश्न हैं, इस पे आधारित है। 4 व्यक्ति ABCD 4 विभिन्न कंपनियों में कार्य करते हैं, सभी चारों कंपनी के मुख्यालय 4 विभिन्न शहर S1 S2 S3 S4 में स्थित हैं। वे सभी एक विभिन्न सेक्टर बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, IT से संबंधित है। तो अगर देखा जाए तो ABCD ये 4 व्यक्ति हैं, और देखा जाए कि क्या कथन दिए हुए हैं जो इनको निर्धारित करे कि ये कहाँ है। इस तरह से फिर हुए कंपनी, फिर मुख्यालय और फिर सेक्टर।
तो इस तरह से अब देखा जाए, हमारे पास पहली लाइन कहती है बी उस कंपनी में कार्य करता है जिसका मुख्यालय S3 में स्थित है। बी उस कंपनी में कार्य करता है जिसका मुख्यालय S3 में है, तो यह पक्का S3 आ गया। C4 का मुख्यालय जिसका संबंध इंश्योरेंस सेक्टर से है S2 में स्थित है, तो C4 S2 और इंश्योरेंस, तो ये चीज तो हमें पक्का पता चल गई। और C4 अभी ये चीज किसके साथ एसोसिएटेड है ये अभी हमें जानना है, तो C4 S2 और इंश्योरेंस एक साथ है। वह कंपनी जिसका संबंध IT सेक्टर से है S1 में स्थित है, तो S1 और IT एक साथ है, S1 और IT एक साथ है। इसके बाद कहता है D C2 में कार्य करता है, तो D C2 में कार्य करता है, एक हमको और चीज पता चल गई। तो ध्यान रखिएगा C4 S2 से संबंधित है, तो C4 S2 या तो यहां होगा और या तो यहां होगा, क्योंकि इन दोनों में S3 और C2 यहां आ गए हैं, इसलिए नहीं हो सकता। ए उस कंपनी में कार्य करता है जिसका संबंध टेलीकॉम सेक्टर है से है, ए टेलीकॉम में है। अब ए टेलीकॉम में तो इंश्योरेंस भी यहां नहीं हो सकता, तो सी पक्का यहां होगा, C4 यहां, S2 यहां, इंश्योरेंस यहां। अब फिर कहता है S1 और IT साथ साथ है, अगर S1 IT साथ साथ है तो यहां पे भी नहीं हो सकता, फिर S1 और IT यहां पे हुए इस हिसाब से। इसके बाद हमारे पास और जो स्टेटमेंट थे, अब S1 S2 S3 ये है, तो S4 पक्का यहां आ गया। और हमारे पास C1 C3 को लेके हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, तो C1 C3 कहीं भी हो सकते हैं, और यहां पे बैंकिंग बचा जो कि यहां आ गया। तो हमारे पास यह पूरा एक सारणी तैयार हो गई जिसमें हमारे पास जो भी डेटा था वो इसमें उपलब्ध है। तो अब इस प्रश्न के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन पूर्णतः सत्य है, तो अगर देखा जाए तो कहता है बी C1 में कार्य करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि C1 C3 किसी में भी उसका बी बैंकिंग सेक्टर में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। बी उस कंपनी में कार्य करता है जिसका मुख्यालय S4 में स्थित है, बिल्कुल सही नहीं है, S3 में है। बी C2 में कार्य करता है, यह भी गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन पूर्णतः सत्य है? C2 का मुख्यालय S1 में स्थित है, क्या C2 का मुख्यालय S1 में स्थित है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। वह कंपनी जिसमें A कार्य करता है का मुख्यालय S3 में है, ए जिसमें करता है उसका मुख्यालय S4 में है। उस कंपनी का मुख्यालय जो टेलीकॉम सेक्टर से मुख्यालय S2 में है, टेलीकॉम सेक्टर का मुख्यालय S4 में है, C3 का मुख्यालय S1 में है, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि C3 का मुख्यालय या तो S4 S3 में हो सकता है, क्योंकि C3 का कुछ खुद पक्का नहीं है। तो इस हिसाब से सही उत्तर हुआ बी। आइए तो हम आते हैं अब डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस पे। यहाँ पे आपको कुछ फैसले लेने होंगे अलग अलग सिचुएशन में, और देखना होगा, मापना होगा, सिचुएशन का आकलन करना होगा, और देखना होगा कि वह सही डिसीजन होगा कि नहीं, वह आपने जो भी वहां पे डिसीजन लिया हो क्या वो सही होगा कि नहीं, और वह बेस्ट पॉसिबल केस होगा कि नहीं। आपने तथा आपके मित्रों ने नया व्यापार प्रारंभ करने हेतु ऋण लिया था, जिसे आप मिलकर चलाते हैं और अब मिलकर मासिक किस्त देते हैं, जिसको सब में बराबर विभाजित किया जाता है। आपके समूह के एक सदस्य ने पिछले माह की अपनी किस्त नहीं दी और आपने उसके निमित्त किस्त का भुगतान किया। अब वह कहता है कि वह इस माह की किस्त का भी भुगतान नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह वित्तीय संकट से गुजर रहा है। वह आपके सालों से करीबी मित्र रहा है, आपकी भी स्थिति अच्छी नहीं है तथा आपके अन्य अत्यावश्यक वित्तीय दायित्व है। आप उसकी मासिक किस्त का भुगतान करने से स्पष्ट इनकार कर देंगे। ध्यान दीजिए, इस तरह का तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सही स्थिति हो, कुछ ज्यादा ही विकट स्थिति हो, तो स्पष्ट इनकार करने से कोई समस्या का समाधान नहीं है इसमें। तो इसलिए ए ऑप्शन तो सीधे सीधे आप हटा दीजिए कि वह स्पष्ट इनकार तो आपको नहीं करना चाहिए। आप अपनी सीमाओं कारणों से उसको अवगत कराएंगे, जिससे वह कम से कम आपका अपना आधा भुगतान करे। ये किया जा सकता है, आप उनको बता सकते हैं कि आप भी परेशान हैं, तो इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन देखते हैं अभी ये कि हम फाइनली इस ऑप्शन पे चलते हैं कि नहीं। उसकी पत्नी से बात करके उसकी वित्तीय स्थिति जानने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब आप उस पर पूर्ण विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपका बिजनेस में वह साथी है, बहुत समय साथी है, तो यह गलत होगा। आप उससे सीधे पूछें वो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप उनके उस पर विश्वास ना करके उनकी पत्नी से अगर पूछ रहे हैं तो इस तरह की स्थिति गलत होगी, इससे आपको बचना चाहिए।
आप उससे कहेंगे कि वह आप तात्कालिक रूप से उसका भुगतान कर रहे हैं, किंतु निश्चित समय सीमा में आपको पूरी धनराशि वापस चाहिए होगी। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो पक्की बात आपको डी ऑप्शन करना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो आपको उससे बात कर लेना चाहिए कि आप आधा ही दे सकें तो आधा दे दें। तो इस तरह से डी ऑप्शन पहला चॉइस हो गया और बी ऑप्शन सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस हो गया। आप एक ठेकेदार हैं जिसने किसी उच्च वर्गीय उपनगर में एक बंगले के निर्माण की जिम्मेदारी ली है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के कगार पर है। एक सुबह आप आकर देखते हैं कि आप मजदूरों तथा भवन के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में बहस हो रही है। एक पड़ोसी यह आरोप लगाता है कि आपके मजदूर ने शराब पीकर उसकी बेटी पर अपमानजनक टिप्पणी की। आरोपी मजदूर इन आरोपों का पूर्ण खंडन करता है कि वह एक षड्यंत्र है, क्योंकि पड़ोसी भवन की भव्यता से चिढ़कर काम में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। अतः आप तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, आपको दोनों के बारे में पूरी तरह से सही नहीं पता, दोनों पे शंका है। देखते हैं। मजदूर को पड़ोसी के समक्ष सौम्यता से डांटेंगे और उसे क्षमा मांगने को कहेंगे। पूरी तरह से ये नहीं किया जाता, क्योंकि आपको क्या पक्का पता है कि वह जो है उसने सही में ऐसा कोई हरकत की है जिसके लिए वह डांटने योग्य हो। तो इसको ओपन रखते हैं इस ऑप्शन को। पड़ोसियों से क्षमा मांगेंगे तथा ऐसे दोबारा ना हो यह आश्वासित करेंगे। सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है इस तरह से, किसी का घाटा भी नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को ओपन रखते हैं। पड़ोसियों से तर्क करेंगे तथा उनसे जाने को कहेंगे तथा क्योंकि आप अपने मजदूरों को अच्छी तरह से जानते हैं, उन पर अंधा विश्वास करते हैं। यह गलत है, क्योंकि अंधविश्वास गलत चीज है और हो सकता है कि मजदूर ने सच में ऐसा कुछ किया हो, तो ऐसी कुछ अपमानजनक टिप्पणी की हो जिससे आपको गलत सेंस मिले। तो सी ऑप्शन इसीलिए अपने आप हट जाएगा। ये बिल्कुल जो सिचुएशन सही नहीं देता है। संपूर्ण घटना को नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि भवन को किसी भी प्रकार पूर्ण करना है। भवन को पूर्ण करने के लिए पूरी घटना को नजरअंदाज करना भी एक नेगेटिव अप्रोच है, और ये जो है गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। हो सकता है यह दिक्कत आगे बहुत बड़ी हो जाए और भवन का निर्माण सच में और ज्यादा अवरोध उत्पन्न हो। तो इसलिए इस सिचुएशन को यहीं पे हैंडल करना चाहिए, यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना आगे ना हो। तो डी ऑप्शन भी एक नेगेटिव है, इसलिए इसको भी नहीं रखा जा सकता। तो बस ए और बी ऑप्शन है। ए ऑप्शन पे देखिए कि सौम्यता से डांटना इसलिए चल जाएगा क्योंकि इससे किसी का घाटा नहीं हो रहा और सिचुएशन भी बदल जा रही है, और सिचुएशन भी कंट्रोल में आ जा रही है। इसी तरह से बी ऑप्शन पड़ोसियों से आप खुद क्षमा मांगेंगे और ऐसा दोबारा ना हो यह आश्वासित करेंगे। इससे यह है कि आप देखिए, आपको मजदूरों पे भी शंका है, अभी पक्की बात नहीं है, हो सकता है मजदूरों की भी बात सही हो। तो इसलिए बीच बचाव में आप आके एक क्योंकि वहां पे वो एरिया भी, उस जगह जहां पे निर्माण हो रहा है वहां पे भी आपका काम भी चल रहा है, और इस पे आपको आगे हानि भी हो सकती है अगर आप कोई गलत स्टेप ले ले। तो इसलिए बी ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि उससे सिचुएशन कंट्रोल हो जा रही है और किसी पे आपको शक भी नहीं करना पड़ रहा और किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं हो रहा है, और एक क्षमा मांगने पे ऐसी चीज रुक जा रही है। और मजदूर को पड़ोसियों के समक्ष सौम्यता से डांटेंगे, ये ऑप्शन गिवन ऑप्शन में दिया जा सकता है। देखिए, हमारे पास इंडियन एग्जाम में यही 4 ही विकल्प है, तो इन 4 विकल्पों में ही 2 विकल्प अगर चुनने हैं तो दूसरा ए विकल्प दूसरे नंबर पे आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मजदूर को पड़ोसियों के समक्ष डांटना, क्या वो डांटने योग्य है या ये कि उसने सही में गलती की है, इस बात में डाउट है आपको। लेकिन ऑप्शन ऐसे है, हमारे पास विकल्प ऐसे है कि यह चलेगा। आप वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कार्य करते हैं, आपकी बॉस अत्यधिक सख्त किंतु न्यायप्रिय है। वे प्रयोगों की प्रगति का निरीक्षण करने प्रयोगशाला में सप्ताह में 2 बार आती हैं। आपके एक वरिष्ठ का प्रयोगशाला में काफी प्रभाव है, वह आपको किसी विशेष प्रयोग हेतु निर्देशों के साथ लिखित आदेश देते हैं, किंतु अत्यधिक कुशलता एवं ईमानदारी से करने के बाद भी वह प्रयोग गलत हो जाता है। आपका अपने वरिष्ठ के साथ पिछले हफ्ते तर्क वितर्क हुआ था और आपको यह शंका है कि प्रयोग की सफलता त्रुटिपूर्ण आदेशों के कारण हुई। आपकी बॉस अगले दिन आने वाली है और आपको यह चिंता है कि प्रयोग की सफलता के कारण नाराज हो सकती है। इस वजह से आप इस जो है सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अपने वरिष्ठ के स्पष्टीकरण मांगे, उन्होंने आपको जानबूझकर गलत आदेश क्यों दिया? पहली बात तो उन्होंने गलत आदेश दिया ये आपको पता है ही नहीं, ये आपकी शंका है, तो इसलिए इस वजह से आप सीधे नहीं कह सकते। इससे आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं और आपकी वहां पे और दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वरिष्ठ पे आप एक आरोप एक तरह से लगा रहे हैं कि उन्होंने जानबूझे क्यों दिया, जबकि आप इस बारे में खुद भी पक्के नहीं हैं। आप स्वयं राजनीति प्रारंभ करेंगे तथा प्रयोगशाला के अन्य कार्मिकों के अधिकारी के समक्ष अपने पक्ष में बोलने हेतु जोर डालेंगे। नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वही बात फिर से आई कि जो है
उन्होंने सच में गलत किया है कि नहीं इस बारे में आपको नहीं पता, और राजनीति प्रारंभ कर देने से आगे आपके बहुत लोगों से संबंध खराब हो सकते हैं। आप प्रयोग की सफलता को स्वीकार करेंगे और यह जानते हुए कि आपके बॉस आपको खूब डांट है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। प्रयोग आपको दिया गया, आपने प्रयोग में अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और अच्छे से साफ स्तर पे प्रयास किया और वह नहीं सफल हो पाया, और यह बात भले डांट पड़ेगी लेकिन आप सीधे तौर पे बोल देंगे, जिससे गलत कुछ नहीं हो सकता। प्रयोग के परिणाम के साथ लिखित आदेशों को भी प्रस्तुत करेंगे तथा वरिष्ठ के संबंध में अपनी शंका सूचित करेंगे। देखिए, यहां तक अगर कहा जाए प्रयोग के परिणाम के साथ लिखित आदेशों को भी प्रस्तुत करेंगे तो बिल्कुल सही है, लेकिन वरिष्ठ के संबंध में अपनी शंका सूचित करेंगे यह गलत है, क्योंकि मतलब एक नेगेटिव परसेप्शन बन सकता है आपको लेके भी, क्योंकि ये इस बारे में कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, ये आप लिखित आदेशों को प्रस्तुत कर दीजिए जिससे आपका वरिष्ठ अपने आप ही उस चीज को देख लेगा अगर कि वह गलत आदेश है या सही आदेश है। हो सकता है वह आदेश सही और आपको गलत लग रहे हो, तो इसलिए सी बेस्ट ऑप्शन हुआ, उसके बाद डी हुआ। ए और बी तो पक्के तौर पे हटा देना चाहिए। आप म्युनिसिपल चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं और आपको किसी भी दल का समर्थन प्राप्त नहीं है। आप जिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपका जन्म तथा पालन उसी क्षेत्र में हुआ है तथा आपको वहां के नागरिकों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है, जिन्हें एक अच्छे नेता की अत्यधिक आवश्यकता है। अन्य व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर के दल का प्रतिनिधित्व कर रहा है वह आपके निर्वाचन क्षेत्र में आपके लिए व्यापक समर्थन देकर स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वह आपके विरुद्ध भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाता है, जिससे लोगों को आपकी क्षमता पर संदेह उत्पन्न होने लगता है। आप क्या करेंगे? तो देखिए, इस सिचुएशन में आप अपनी स्वच्छ छवि को बचाने तथा स्वयं से उसका ध्यान हटाने हेतु उसे बदनाम करने का प्रचार आरंभ करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इसमें हो सकता है उसको ही कई बल ना मिल जाए, कई लोग यह समझेंगे कि आप सच में गलत हैं और इसलिए बदले की भावना से ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव स्टेप है, नेगेटिव स्टेप को अवॉइड करना चाहिए। उसे खुली बहस इस हेतु आमंत्रित तथा आरोपों को सिद्ध करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल कहा जा सकता है, अगर आरोप लगाए हैं और उनको लगता है सही है और आपको लगता है कि आरोप गलत है, तो सीधे बुलाना चाहिए कि हाँ, आपके खिलाफ उन आरोपों को सिद्ध किया जाए। उसे धमकी देंगे कि वह आरोपों को वापस ले अथवा बुरे परिणाम भुगतने को तैयार रहे, यद्यपि आप उसे वास्तव में परेशान नहीं करना चाहते। भले ही आप उसे वास्तव में परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन धमकी दे के वापस आरोपों को वापस बुरा लेना या बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना, यह नेगेटिव मेंटालिटी है और इससे हो सकता है कि आपको भी कुछ भुगतना ना पड़े और इससे हो सकता है आपकी भी छवि खराब हो, क्योंकि लोगों को लगे कि आप एक लोगों में वैसे आपकी छवि अच्छी हो, लेकिन इससे हो सकता है कई लोगों में आपकी छवि खराब हो जाए। तो एक नेगेटिव स्टेप है, इसको नहीं लेना चाहिए। बदनाम होने के बाद भी आप अपने चुनाव प्रचार पर केंद्रित रहेंगे, क्योंकि देखिए, इस तरह के चुनावों में कई लोग आप पे आरोप लगाएंगे, इसलिए सबसे बढ़िया तो यही है कि इस तरह के आरोप लगते रहते हैं जिसमें निरर्थक होते हैं, बहुत जो कि अक्सर निरर्थक होते हैं। तो एक एज अ लीडर आप जो है लोगों को अपना आश्वासन और अपना जिस तरह से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसी तरह से आश्वासित करते रहेंगे और वो बेस्ट रहेगा। इधर उधर ध्यान देने से आपके ओवरऑल चुनाव प्रचार पे भी असर पड़ सकता है। तो डी इसमें सबसे बढ़िया, और ए और सी नेगेटिव है, तो ए और सी को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और बी ऑप्शन सेकंड बेस्ट हो जाता है। आपने हाल ही में एक प्रसिद्ध बाजार में एक भोजनालय आरंभ किया। पड़ोस के अन्य दुकानदारों से आपको यह सूचना मिली कि अनावश्यक उत्पीड़न से बचने हेतु आपको गश्त पुलिस को हर माह निश्चित राशि देनी होगी। भोजनालय प्रारंभ होने के प्रथम सप्ताह में ही एक हवलदार गश्त राशि एकत्रित करने आ गया। आप वह राशि दे देते हैं जिससे आप व्यवधानों से बच पाए। एक हफ्ते पश्चात दूसरा गश्त हवलदार आता है और आपसे मासिक राशि की मांग करता है। आप उसे बताते हैं कि आप उस राशि का भुगतान पूर्व ही कर चुके हैं, किंतु वह नहीं मानता है कि आप उसके बुरे परिणामों की धमकी देते हैं। आप क्या करेंगे? अगर इस सिचुएशन में गश्त हवलदार से दी जाने वाली राशि के लिए समझौते का प्रयास करेंगे। बिल्कुल गलत है, जब आपको एक बार दे दी गई है और वही तय राशि है, हिसाब से तो दूसरे में तो देने का सवाल ही पैदा नहीं उठता, बल्कि एक जो है आपके खिलाफ गलत हो रहा है और आप इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उसमें समझौते के लिए आपको बिल्कुल नहीं तैयार होना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप पहले ही घूस दे चुके, जो कानूनी अपराध है। बिल्कुल नहीं, आप घूस की बात पहले जो है आप ये देखिए कि उत्पीड़न से बचने के लिए आपने वह समझ के दिया है, तो वो उसको सीधे तौर पे आप घूस समझ रहे हैं, तो पहले ही आपको रुक जाना चाहिए। लेकिन पहले जो कि बाजार में कुछ नियम है उसके अनुसार आप चलने के लिए कुछ राशि देते रहे, जिससे आप सेफ भी रहे। लेकिन इस बारे में आप कुछ नहीं करेंगे तो आपका अपना ही बड़ा नुकसान है और एक नेगेटिव सोच होगी।
इसके बाद बाजार के दुकानदारों को समिति की समक्ष सहायता की पेशकश करेंगे, बिल्कुल ये होना चाहिए, उनके सामने रखिए ये बात कि इस तरह की घटना आपके साथ हुई। इच्छुक दुकानदारों को साथ लेकर गलत व्यवहार की लिखित शिकायत एसएचओ से करेंगे, बिल्कुल ये सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि इससे आप एक तरह से पैसे की उगाही हो रही है जो कि जो है कहीं स्तर तक गलत है। ये पहला और दूसरा ऑप्शन इसी ऑर्डर में होना चाहिए। ए और बी तो पक्का अवॉइड करिए क्योंकि ये नेगेटिव चीजें हैं। आप हाल ही में एक सोसाइटी में रहने आए हैं, प्रत्येक रात्रि आपको अपने ऊपर से घर में आवाजें आती हैं जैसे कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर प्रहार कर रहा है। आपको पता चलता है कि उस घर में एक दंपति रहता है तथा पत्नी कभी कभार ही लोगों के सामने आती है, चर्चा करने वाले पड़ोसी को भी शोर की पुष्टि करते हैं तथा आपके समान उन्हें भी उस औरत पर घरेलू हिंसा किए जाने का संदेह है। आप क्या करेंगे? अपने पड़ोसियों के साथ उसके पति से घरेलू हिंसा के संबंध में पूछताछ करेंगे। देखिए, पड़ोसी से पूछताछ करने से इस बारे में कोई फायदा होना नहीं है, तो और बल्कि हो सकता है आपने जो आपकी शंका है वो पक्की ना हो, इस वजह से घरेलू हिंसा हो सकता है वारदात ना हो, तो इसलिए एक गलत प्रचार भी होगा, इसलिए ए ऑप्शन अवॉइड करना चाहिए। किसी गैर सरकारी संस्था को घरेलू हिंसा के संबंध में सूचित करेंगे, किया जा सकता है क्योंकि गैर सरकारी संस्था इस पे ध्यान दे, और अगर वहां नहीं होगा तो इस वजह से वो आदमी भी बच जाएगा। इस घरेलू हिंसा के विरोध में पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे। यह बाद में होना चाहिए क्योंकि पहली बात है कि घरेलू हिंसा पक्का है कि नहीं है इस बारे में आप श्योर नहीं है, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपको यह निश्चित रूप से पता नहीं है कि निश्चित घरेलू हिंसा हो रही है कि नहीं। आपको शंका, इसलिए शंका में आपको कुछ तो करना ही है, लेकिन नहीं करने से हो सकता है सही में हो रही हो, जिससे जिससे हो सकता है किस दिन कोई बड़ी घटना हो जाए। तो नहीं करने से तो इनएक्शन है, और इनएक्शन से बहुत गलत हो जाते हैं चीजें। बी और सी ऑप्शन है, जबकि आपको शंका है, कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी सबसे बढ़िया गैर सरकारी संगठन को कहिए, क्योंकि वह इस तरह की चीजों में उनको अच्छा एक्सपोजर भी होता है और अच्छे जो है वे इसमें काफी पारंगत होते हैं इस तरह के केसों के लिए। और नहीं तो पुलिस में जाए, और ताकि पुलिस इस बारे में इसकी विवेचना करे और इस पे जो है विचार ध्यान दे, और अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो इसका रोका जाए। तो इस तरह से ये थे हमारे 80 प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, अभी भी मैं 130-40 तो होने ही चाहिए, जिनके अभी तक नहीं आ रहे हैं स्टेप अप योर गैस, आप अपना जरा प्रदर्शन बढ़िया करिए, और 130-40 के आसपास तो पहुंचना ही चाहिए। 150 के ऊपर आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात, यानी कि आप अच्छे से तैयार हैं 24 अगस्त के लिए। ठीक है, धन्यवाद।